दूसरे लोग दौलुओ महाद्वीप में पुनर्जन्म लेते हैं तो तांग सांड के साथ दोस्ती करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम एक 70,000 साल पुराने वुल्फ डीमन के रूप में पुनर्जन्म लेते हो, जिसकी पूरी प्रजाति का तांग सांड ने सफाया कर दिया है। तुम्हारी छाती में 8 स्पाइडर लांसेस के छेद से अभी भी खून बह रहा है। तभी तुम्हें मल्टी चाइल्ड मल्टी फॉर्चून सिस्टम से जुड़ने का नोटिफिकेशन मिलता है। तुम्हारा खून शुद्ध होता है, तुम्हारी कल्टीवेशन में 50,000 साल की भारी वृद्धि होती है, और तुम्हें स्पिरिट सील का कौशल मिल जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस सिस्टम के पास इंसानी रूप में बदलने वाली ह्यूमन फॉर्म पिल नहीं है, जिसका मतलब है कि तुम्हें इसी 2.5 मीटर लंबे भेड़िए के शरीर के साथ ही औरतों के पास जाना होगा। तुम्हारे दिमाग में जो पहला चेहरा आता है वह बाई चेंजियांग का है। आसमान में उड़ती हुई सफेद परछाई को देखकर तुम्हारे मुंह की मुस्कान कान तक पहुंच जाती है। तुम अपनी विंड गॉड डोमेन का इस्तेमाल करके हवा की तरह उसके उड़ने के रास्ते का पीछा करते हो। तांग सांड अभी भी बाहर तुम्हारी प्रजाति का शिकार कर रहा है, जबकि तुम उसके ठिकाने में घुस चुके हो। वास्ट सी हेवन श्राउड के अंदर निंग रोंगरोंग बस इतना ही कह पाती है कि ये भेड़िया राक्षस मरने के लायक हैं। तभी तुम्हारी आवाज झू झुकिंग के ठीक पीछे से गूंजती है। वह झटके से अपने बिल्ली के पंजे से हमला करती है, लेकिन उसकी स्प्लिट पावर काम करना बंद कर देती है और तुम उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लेते हो। जब तुम्हारा आधा इंसान और आधा भेड़िया चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है तो उसकी आंखें डर के मारे फैल जाती हैं। तुम हाथ उठाते हो और 3 बार में तीनों लड़कियों बाई छिंजियांग, निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग को बेहोश करके गिरा देते हो। अकेला खड़ा ऑस्कर जब तक कुछ समझ पाता, तुम उसे उल्टा करके ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर से रथ स्लैश गाड़ी से बांध देते हो। वॉस्ट सी हेवन श्राउड के भीतर ऑस्कर यह देखकर दंग रह जाता है कि दर्जनों ब्लू सिल्वर केट्स इस एक सेकंड भी नहीं टिक पाए और जोरदार धमाके के साथ पूरी तरह तबाह हो गए। उस भयानक आवाज के बीच चेन चांगफेंग की मांसपेशियां तेजी से सूज जाती हैं और उसका ब्लड लस्ट कौशल सक्रिय हो जाता है। उसकी आंखें बेहद खतरनाक और तेज हैं। उसे पता है कि तांग सांड को वॉस्ट सी हेवन श्राउड के अंदर हो रही हलचल की भनक लग चुकी होगी। अगर वो अपने साथियों के साथ यहां पहुंच गया तो चारों लड़कियों को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वह तांग सांड के गुप्त हथियारों और ट्रम्प कार्ड्स को अच्छी तरह जानता है। मदर चाइल्ड सोप चेसिंग सोल टेकिंग बॉल्स और यामस नीडल्स खतरनाक हैं, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। पर सबसे जानलेवा गुआनिन टीयर्स है, जो रक्षा कवच को बेअसर कर देता है और कभी नहीं चूकता। इस पर तो चैन रेंगशू और डीप सी डेमन वेहल किंग भी मात खा चुके थे। इस वक्त तांग सांड से सीधे भिड़ना बेवकूफी होगी। उसका असली मकसद शियाओवू, झू झुकिंग, निंग रोंगरोंग और बाई चेंजियांग का अपहरण करना और साथ ही ऑस्कर को जान से मारना है। जैसे ही ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर उसके माथे के बिल्कुल पास पहुंचती है, चेन चांगफेंग एक ही झटके में उस भाले को कसकर पकड़ लेता है। उसका ब्लड लस्ट कौशल सक्रिय होते ही उसने हाथ घुमाकर पूरी की पूरी ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर को वापस फेंक दिया। भाला जितनी तेजी से आया था उससे 100 गुना ज्यादा रफ्तार से वापस लौटा और उसने ऑस्कर के स्पिरिट पावर डिफेंस को तिनके की तरह उड़ाते हुए सीधे उसके शरीर को चीर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ ऑस्कर हवा में उड़ता हुआ पीछे खड़ी आलीशान गाड़ी से जा टकराया और भाले के साथ वहीं बिंध गया। उसका एक ही झटके में सफाया हो गया। चेन चांगफेंग ने अपनी आंखें उठाकर दूर आसमान से तेजी से आ रही 3 रोशनी की किरणों रफ्तार से आते तांग सांड और उसके साथियों को देखा। बिना पलक झपकाए उसने एक तरफ बेहोश पड़ी शियाओवू और निंग रोंगरोंग को दबाया और दूसरी तरफ झू झुकिंग और बाई चेंजियांग को उठाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तांग सान, तुम फिर भी देर से पहुंचे। बात खत्म होते ही वह रोशनी की एक लकीर बनकर वास्ट सी हेवन श्राउड से बाहर निकला और सीधे स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट की गहराइयों की ओर भाग खड़ा हुआ। तांग सान, दाई मुबाई और मां होंगजून आखिरकार एक कदम देर से पहुंचे। जमीन पर उतरते ही तीनों ने देखा कि ऑस्कर गाड़ी पर भाले से बिंधा मृत पड़ा है और दूर जाती रोशनी की धुंध गायब हो रही है। ऑस्कर, शियाओवू, जुकिंग, शियांग शियांग, 3 भयानक चीखें आसमान में गूंज उठीं और तीनों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ऑस्कर मर चुका था, यानी उड़ने वाला मशरूम सॉसेज देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में उनकी सोल एम्परर की ताकत उस पूरी ताकत से भागते 70,000 साल पुराने विंडमन वॉल्फ को पकड़ने के लिए काफी नहीं थी। सिवाय अंधे गुस्से के वे कुछ नहीं कर सकते थे। मां होंगजुआंग के शरीर से फीनिक्स की आग भड़क उठी। उसकी आवाज कांप रही थी। भेड़िया राक्षस आदतन अय्याश और क्रूर होते हैं। मुझे शियांग शियांग और लड़कियों का डर सता रहा है। बस करो। तांग सान का डेथ गॉड डोमेन बेकाबू होकर बाहर निकल आया। उसने अपने उबलते हुए गुस्से को जबरदस्ती दबाया। फैटी, मां होंगजुआंग, तुम तुरंत श्रेक एकेडमी वापस जाओ और उस्तादों को खबर दो। साथ ही अभी अभी एकेडमी में शामिल हुए फेंक श्योतियन को साथ लाओ। वह भेड़िया राक्षस की गंध को सूंघकर उसका पीछा कर सकता है। अगर लोग कम पड़े तो मास्टर निंग, निंग रोंगरोंग के पिता, से मदद मांगना। रोंगरोंग भी उसी के कब्जे में है। फिर वह थर थर कांपते दाई मुबाई की तरफ मुड़ा। बॉस, दाई, यहां से स्टार लुओ साम्राज्य की सीमा पास है। तुम सीमावर्ती शहर जाकर एक सैन्य टुकड़ी लेकर आओ। मुझे डर है कि स्टारडो जंगल में और भी भेड़िया राक्षस छिपे हो सकते हैं। और तुम क्या करोगे शियाओसान? मैं स्टारडो जंगल की गहराइयों में अकेले उतरूंगा। तांग सान ने चेन चांगफेंग के भागने की दिशा में घूरते हुए कहा। गुस्से के मारे उसके दांत टूटने की नौबत में आ गए थे। उसने अपने दांत भींच लिए। ब्लू सिल्वर एम्पेरर की आत्मा की हड्डी का उड़ने वाला कौशल सक्रिय हुआ और वह उस रोशनी के गायब होने की दिशा में हवा को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। चेन चांगफेंग ने अपनी पुरानी यादों के सहारे भेड़िया राक्षसों के छुपने की जगह खोज निकाली। यह जगह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा चालाकी से चुनी गई थी। यह स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके के निचले स्तर के आत्मा जानवरों वाले क्षेत्र में थी। इंसानी बस्तियों के पास होने के कारण यहां से निकलना आसान था और जंगल के गहरे हिस्सों में रहने वाले ताकतवर जानवरों से टकराने का खतरा भी नहीं था। कोई ताज्जुब नहीं कि दोनों महान साम्राज्यों की सेनाएं कई बार घेराबंदी करने के बाद भी खाली हाथ लौट गई थीं। भेड़िया राक्षसों का अड्डा सैकड़ों मीटर चौड़े एक विशाल झरने के ठीक पीछे छिपा था।
पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला करके एक महल का रूप दे दिया गया था। झरने का गिरता हुआ पानी उनके खून की गंध को भी छुपा देता था और बाहर से किसी की नजर पड़ने से भी बचाता था। यह किसी भी जादुई सुरक्षा कवच से ज्यादा कारगर था। झरने का पानी नीचे झील में गिरकर चारों तरफ पानी की बूंदें उड़ा रहा था, जिस पर धूप पड़ते ही एक खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष चमक रहा था। नजारा बेहद शानदार था। चान चांगफेंग ने चारों लड़कियों को महल के अंदर ले जाकर रख दिया। वह नीचे झुका और शियाओवू के खरगोश जैसे कानों को सहलाने लगा। वह अभी कुछ करने ही वाला था कि तभी झू झुकिंग की पलकें झपकीं और उसने झटके से आंखें खोल दी। एक एजिलिटी अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर होने के नाते उसकी शारीरिक ताकत दूसरों से बेहतर थी, इसलिए वह सबसे पहले होश में आई थी। झू झुकिंग ने हाँफते हुए चीख मारी। उसकी आंखों में गहरा खौफ था। तुम तुम शियाओ वू के साथ क्या करने वाले हो, तुम दरिंदे। चेन चांगफेंग ने उसकी तरफ सर घुमाया। उसकी खूंखार और ठंडी निगाहें देखकर झू झुकिंग के रोंगटे खड़े हो गए। झू झुकिंग भेड़िया राक्षसों की नीच फितरत को अच्छी तरह जानती थी। वे चारों अभी तक जिंदा थीं, तो इस बात का मकसद बिल्कुल साफ था। उसने विरोध करने के लिए अपनी सोल पावर जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसका मार्शल सोल कोई हरकत नहीं कर रहा था। वह हिलने में भी पूरी तरह असमर्थ थी। मैं सोच रहा हूं कि इस खरगोश से अपना एक बच्चा पैदा करवाऊं, चेन चांगफेंग एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला और शियाओ वू को गोद में उठाकर गुफा की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगा। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। झू झुकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बिना सोचे समझे उस पर झपट पड़ी। उसे अच्छी तरह पता था कि शियाओ वू अभी आधी ही जिंदा हुई है और उसकी आत्मा अभी भी तांग सांड की सोल रिंग में ही है। अगर शियाओ वू को कुछ हो गया तो तांग सांड पूरी तरह टूट जाएगा। इस हड़बड़ाहट में वह अपनी नाजुक हालत तक भूल गई। खुद मरने का शौक है। चेन चांगफेंग ने एक हाथ से शियाओ वू को संभाला और दूसरे हाथ को पीछे घुमाकर सीधे झू झुकिंग की गर्दन को कसकर दबोच लिया। उसने झू झुकिंग को आसानी से हवा में उठा लिया। उसका राक्षसी शरीर लगभग 2.5 मीटर लंबा था, जिसके सामने 1.78 मीटर की झू झुकिंग बेहद छोटी और नाजुक नजर आ रही थी। चेन चांगफेंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए जायजा लिया। मैं तो वैसे भी इंसान नहीं हूं। अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया तो मुझे इस खरगोश को अभी के अभी खा जाने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे छोड़ो। तुम्हें छोड़ दूं? किस खुशी में? चेन चांगफेंग ने अपने होंठों पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में ठंडक तैर गई। तांग सांड ने मेरी पूरी प्रजाति का सफाया कर दिया, इसलिए अब तुम चारों को उसका कर्ज चुकाना होगा। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। सबसे पहले तुम मुझे एक बच्चा दोगी। तुम नीच भेड़िया राक्षस, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो श्रेक तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। झू झुकिंग ने पूरी ताकत लगाकर छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धमकियों में जरा सा भी दम नहीं था। चेन चांगफेंग हंस पड़ा। उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसने हाथ घुमाकर शियाओ वू को जमीन पर रखा और झू झुकिंग को घसीटते हुए गुफा की गहराइयों की ओर बढ़ने लगा। दरिंदे, मुझे नीचे उतारो। जब तुमने मुझे दरिंदा कह ही दिया है तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली दरिंदगी क्या होती है। कुछ ही देर में गुफा के अंधेरे हिस्सों से झू झुकिंग की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन उन आवाजों को बाहर गिरते विशाल झरने के शोर ने पूरी तरह निगल लिया। एक भी आवाज बाहर नहीं जा सकी। रात का अंधेरा स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट पर पूरी तरह छा चुका था। आसमान में चांद और तारे बेहद धुंधले थे। स्टार लुओ साम्राज्य के सीमावर्ती इलाके में सेना अभी भी इकट्ठा हो रही थी। दाई मुबाई जंगल की ओर देखते हुए अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी से कोई बेहद कीमती चीज छीन ली गई हो। 2 घंटे बाद अचानक आसमान से सफेद और काले रंग की 2 विशाल महामार्ग की रोशनी नीचे गिरी। वे आकाश गंगा की तरह सीधे जंगल की गहराइयों में समा गईं और गायब हो गईं। जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहे तांग सांड ने सर उठाकर उस आसमान को छूने वाले रोशनी के खंभे को देखा। उसका मन अनजाने डर से भर गया। यह ऊर्जा तो चैन रेंग शू की एंजेलिक डिवाइन पावर से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या किसी सोल बीस्ट ने अपनी सीमाओं को पार किया है? उसने अपने शक को दबाया, क्योंकि इस वक्त शियाओ वू को खोजना ही सबसे जरूरी था। वह एक झटके में घने जंगल के अंधेरे में ओझल हो गया। गुफा के अंदर चेन चांगफेंग पत्थर के बिस्तर पर बेहोश पड़ी झू झुकिंग को देख रहा था। उसका मन अभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ था। तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने अपनी पहली संतान के गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनाम भेजा जा रहा है। चेन चांगफेंग दंग रह गया। एक ही बार में काम हो गया और इनाम भी अनलॉक हो गया। कान डिंग! होस्ट को दाओ यिनयांग की एक धारा इनाम में दी जाती है। इनाम जारी। यिन ऊर्जा स्त्री के शरीर में प्रवेश करेगी और उसकी सोल पावर में समा जाएगी, जबकि यांग ऊर्जा होस्ट को प्राप्त होगी। इससे 10 गुना वापसी का प्रभाव सक्रिय होता है। पहला इनाम रक्त रेखा का शुद्धिकरण, अल्टीमेट लाइट की प्राप्ति, जिससे आपका विकास हॉलिंग मून पेल वॉल्फ में हो गया है। दूसरा इनाम शारीरिक शुद्धिकरण, सोल बीस्ट की आयु सीमा में 10,000 साल की बढ़ोतरी। तीसरा इनाम कौशल शुद्धिकरण, नया सोल स्किल प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सिस्टम का पैनल रिफ्रेश हो गया। होस्ट चेन चांगफेंग। प्रजाति आत्मा जानवर, हॉलिंग मून पेल वॉल्फ। आयु खेती 80,000 वर्ष, मानवों के स्तर 86 सोल डोलुओ/दुलुओ के बराबर शारीरिक स्थिति, दीर्घायु अवस्था का मध्य, चरण स्प्लिट स्किल्स, ब्लड लस्ट, बर्सर्क, विंड ब्लेड क्लो, सोल सील, हाफ मून/डोमेन, विंड गॉड, डोमेन। जैसे ही दाओ यांग ऊर्जा की धारा नीचे उतरी, चेन चांगफेंग का शरीर पलक झपकते ही बदलने लगा। उसकी कल्टीवेशन में भारी वृद्धि के साथ साथ उसका बाहरी रूप भी बदल गया। उसके नुकीले खूंखार दांत छोटे हो गए। उसकी पीठ पर मौजूद 10 सेंटीमीटर लंबे हरे रंग के खुरदरे बाल घटकर 6 से 7 सेंटीमीटर के हो गए, जिनमें से एक हल्की मुलायम और सुंदर सफेद चमक निकल रही थी।
उसके भारी भरकम पंजे आधे इंसान और आधे पंजे के आकार में आ गए। वह वायु तत्व वाले विंड डेमन वॉल्फ किंग से बदलकर प्रकाश तत्व वाले हॉलिंग मूनपेल वॉल्फ में विकसित हो चुका था। अब उसके पास विंड और लाइट दोनों ताकतें थीं। हालांकि उसकी खेती केवल 80,000 साल की थी, लेकिन यह ताकत इंसानी टाइटल डोलुओ लेवल 90 प्लस से कई दौर तक मुकाबला करने के लिए काफी थी। चेन चांगफेंग मन ही मन खुश हो गया। बहु संतान बहुभाग्य प्रणाली ने सचमुच उसे धोखा नहीं दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका पूरी तरह इंसानी रूप धारण करना बस कुछ ही समय की बात थी। उसने अपने नए कौशल हाफ मून स्लैश को जांचा। इसकी हमला करने की सीमा में उसकी आत्मा शक्ति से कम क्षमता वाले जितने भी विरोधी होंगे, उनके सभी सोल स्किल्स जबरदस्ती रोक दिए जाएंगे और उनका असर पूरी तरह बेअसर हो जाएगा। इसकी ताकत इंसानों के 9वें स्प्लिट स्किल जितनी भयानक थी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी बीच दाओ यिन ऊर्जा झू झुकिंग के शरीर में समा गई। ऊर्जा के इस जबरदस्त झटके ने उसे होश मिला दिया। एक अभूतपूर्व शक्तिशाली ताकत उसकी नसों और नाड़ियों में बहने लगी। वह दर्द से दोहरी हो गई और उसके मुंह से एक कराह निकल गई। उसके शरीर का फटा हुआ दर्द तेजी से गायब होने लगा। झू झुकिंग यह देखकर दंग रह गई कि उसकी आत्मा शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। स्तर 63, स्तर 67 और यह सीधे स्तर 70 पर जाकर रुकी। अब उसे सोल संत बनने के लिए केवल एक स्प्लिट रिंग की जरूरत थी। वह पूरी तरह भौचक्की रह गई। उसने आंखें उठाकर सामने अपने आप को विकसित कर रहे चेन चांगफेंग को देखा, जिसकी ऑरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। होश आ गया। चेन चांगफेंग ने उसकी आंखों में छाई लाचारी और निराशा को देखकर अपनी भौहें उठाईं। अगर नहीं चाहती कि बाकी तीनों लड़कियों को कुछ हो तो शांति से पड़ी रहो। मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाता हूं ताकि शरीर में ताकत आ सके। इतना कहकर वह बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तुम नीच दरिंदे! झू झुकिंग उसकी पीठ को घूरते हुए अपने घुटनों को छाती से सटाकर सिमट गई। अपमान और बदनामी का एहसास उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। यहां तक कि उसके मन में जान देने का ख्याल भी आया। लेकिन तभी उसे बेहोश पड़ी शियाओवू और बाकी दोनों लड़कियों का ख्याल आ गया। चेन चांगफेंग के जाने के बाद झू झुकिंग को अपनी थोड़ी ताकत वापस जुटाने में काफी समय लगा। अपने लगभग टूट चुके शरीर को घसीटते हुए वह गुफा के मुहाने शुरुआती हिस्से तक पहुंची और बेहोश पड़ी निंगरोंगरोंग और बाई चेंजियांग को जगाया। जैसे ही उन दोनों ने झू झुकिंग के फटे पुराने कपड़ों और उसकी हालत को देखा, उनका चेहरा डर से पीला पड़ी डियच गया। निंगरोंगरोंग ने कांपती आवाज में पूछा, झुकिंग, तुमने उसके आगे। झू झुकिंग की आंखें भर आईं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वह तुम सबकी जान की धमकी दे रहा था। मेरी आत्मा सील कर दी गई थी। मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकी। शैतान कहीं का! निंगरोंगरोंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और झू झुकिंग को गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए ढांढस बंधाने लगी। ये भेड़िया राक्षस हमें सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उठाकर लाया है। जब हम बच्चों को जन्म दे देंगी तो शायद यह हमें खाना बनाकर खा जाएगा। चाहे जो हो जाए, हमें हार नहीं माननी है। हमें बाहर संदेश भेजने और यहां से भागने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। झू झुकिंग ने निराशा में सिर हिलाया। भागना मुमकिन नहीं है। मैंने अभी देखा है, पूरी गुफा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो झरने के पीछे है। यहां से नीचे जमीन की दूरी 100 मीटर की सीधी ढलान है और झरने तक दूरी 30 मीटर है। हमारी शक्तियां सील हैं। ऐसे में नीचे कूदने का मतलब सीधे मौत है। जब तक कि मैं इस सील को तोड़ न दूं। वह थोड़ा रुकी। उसकी आवाज में एक अजीब सा अविश्वास था। पर एक अजीब बात हुई है। मेरी सोल पावर अचानक से 10 स्तर बढ़ गई है। अब मैं स्तर 70 पर हूं। सोल संत बनने से सिर्फ एक स्पिरिट रिंग दूर। उसने सिर्फ हमारे स्पिरिट स्लैश मार्शल सोल को सील किया है। हमारी अंदरूनी आत्मा शक्ति पर असर नहीं पड़ा है। जैसे ही मैं अपनी इस बढ़ी हुई ताकत को पूरी तरह स्थिर कर लूंगी, मैं इस सील को जरूर तोड़ दूंगी। क्या 10 स्तर? निंगरोंगरोंग और बाई चेंजियांग दोनों एक साथ चौंक कर चीख पड़ी। उनकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। ये बढ़ोतरी तो उस समय पाई इमोर्टल हर्ब से भी ज्यादा भयानक थी। अचानक उनके मन में यहां से सही सलामत निकलने की एक उम्मीद जग गई। सिर्फ बिना आत्मा वाली शियाओ वो अजनबी बनकर एक तरफ खड़ी थी। धड़ाम! तभी गुफा के दरवाजे पर पानी के फटने की जोरदार आवाज हुई। एक 5 मीटर लंबा क्रिस्टल डियर किंग अंदर ला पटक दिया गया, जिसके शरीर के ऊपर 30,000 साल पुरानी काली स्प्लिट रिंग तैर रही थी। दिन भर से भूखी होगी, कुछ खा लो। चेन चांगफेंग की आवाज झरने के पार से आई और अगले ही पल वह पानी को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ। चारों लड़कियां अनजाने में पीछे हट गईं। जमीन पर पड़े क्रिस्टल डियर किंग को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो उन्हें जंगली जानवरों की तरह समझ रहा था। क्या वे इसे कच्चा ही खा लें? निंगरोंगरोंग ने नफरत से भरकर हुंकार भरी। मैं निंगरोंगरोंग भले ही भूखी मर जाऊं, लेकिन तुम भेड़िया राक्षसों की कोई चीज नहीं खाऊंगी। हाँ, बड़ा दम है तुम में। चेन चांगफेंग ने भौहें सिकोड़ी और उतनी ही ठंडी निगाहों से निंगरोंगरोंग की तरफ देखा। वह मन ही मन सोचने लगा, 7 रत्नों वाले 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्टर की छोटी राजकुमारी होने का घमंड अभी गया नहीं है। ऐसी खतरनाक हालत में भी राजकुमारी जैसी अकड़ दिखा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इसे अभी अपनी असली हालत का अंदाजा नहीं है, या यूं कहें कि यह बस नखरे दिखा रही है। शायद यह उसकी भेड़िया प्रवृत्ति का बाहर आना था। निंगरोंगरोंग का यह नखरेबाज रवैया देखकर उसके मन में गहरी नफरत भर गई। अगर वह आगे काम की न होती तो भले ही भूखी मर जाती। चेन चांगफेंग ने निंगरोंगरोंग को खुद सबक सिखाने का फैसला किया। उसने तंज कसते हुए खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, अभी तो बदला भी नहीं लिया है। अगर तुम भूखी मर गई तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। भूखा मरना भी बेहतर है। कम से कम मैं नीचे जाकर ऑस्कर से तो मिल सकूंगी। ऑस्कर! निंगरोंगरोंग पल भर के लिए ठिठक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर वह गुस्से से चीखी, तुमने ऑस्कर के साथ क्या किया? उसे अब जाकर ऑस्कर का ख्याल आया था। उस वक्त वे सब साथ ही थे। जब उन्हें विंड डेमन वॉल्फ ने पकड़ा तो ऑस्कर का क्या हुआ? वह किस हाल में है? हाँ, चेन चांगफेंग ने ठाका लगाया। वह बेवकूफ जो अपनी औकात नहीं जानता था, उसे इस राजा ने मार डाला है। अगर तुम उसका बदला लेना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें जिंदा रहने का तरीका ढूंढना होगा। ऑस्कर को तुमने मार डाला, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी।
निंग रोंगरोंग की आंखें पल भर में लाल हो गईं। वह बदहवास होकर उठी और अपने सारे गुप्त हथियार चलाने लगी, झुके गॉड क्रॉसबो, साइलेंट स्लीव डार्ट्स और फ्लाइंग हेवनली क्लॉ। जो भी हथियार हमला कर सकता था उसने पागलों की तरह चला दिया। ऑस्कर की मौत की खबर ने निंग रोंगरोंग को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे श्रेक एकेडमी के वे दिन याद आने लगे जब वे दोनों साथ में साधना करते थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे और अपने दिल की बात कबूल की थी। हालांकि पारिवारिक नियमों के कारण दोनों को अलग होना पड़ा था और 5 साल के लंबे इंतजार ने ऑस्कर को बदलकर रख दिया था। उसके चेहरे पर एक दाग भी आ गया था। लेकिन निंग रोंगरोंग कोई उथली सोच वाली लड़की नहीं थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चेहरे के दाग या रूप रंग की वजह से ऑस्कर को कभी ठुकराने वाली नहीं थी। दोनों ने तो अपने आने वाले कल के खूबसूरत सपने भी सजा लिए थे। लेकिन अब ऑस्कर मर चुका था तो निंग रोंगरोंग का पागल होना स्वाभाविक था। लेकिन अफसोस, उसके सारे हमले बेअसर साबित हुए। चेन चांगफेंग को अपनी सोल पावर तक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। उसने अपने विकसित हो चुके हाउलिंग मून पेल वॉल्फ के मजबूत शरीर से ही सारे गुप्त हथियारों के वार रोक लिए। काफी जिद्दी हो, चेन चांगफेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अगले ही पल वह निंग रोंगरोंग के बिल्कुल सामने आ गया और उसे उठाकर अपनी बगल में दबा लिया। जिद्द करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी जुबान में कितना दम है। तुम नीच दरिंदे, तुम क्या करने वाले हो? निंग रोंगरोंग का चेहरा मारे डर के फक पड़ गया। वह चेन चांगफेंग की बगल में पागलों की तरह छटपटाने लगी। मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। तुम्हें छोड़ दूं? सपने देखना बंद करो। इस वक्त चेन चांगफेंग का गुस्सा भी उफान पर था। वह मुख्य पात्रों के आने वाले भविष्य से अच्छी तरह वाकिफ था। तांग सान जब सी गॉड आइलैंड से लौटेगा तो वह अजय बन चुका होगा। समय रेखा के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 से 5 साल का वक्त बचा था। उसे इसी दौरान अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना था, वरना सी गॉड का उत्तराधिकार पाए तांग सान का सामना करने पर उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता। इसलिए इस समय सबसे पहली प्राथमिकता बिना किसी झिझक के अपनी ताकत बढ़ाना थी। रही बात तांग सान को अभी खत्म करने की, तो चेन चांगफिंग ने इस बारे में सोचा जरूर था। लेकिन जब तक उसके पास गुआन एंड टीयर्स के जानलेवा हमले को झेलने लायक शरीर न हो, तब तक तांग सान के सामने जाना सीधे अपनी मौत को दावत देना होता। इसलिए लगातार खुद को विकसित करना ही उसका अकेला रास्ता था। उसने चारों लड़कियों को पकड़कर बाहर श्रेक एकेडमी में टहलका मचा दिया था। चेन चांगफिंग ने निंग रोंगरोंग को भेड़िया राक्षसों के पुराने बंदीगृह वाले हिस्से में ले जाकर बंद कर दिया। शैतान, मुझे छोड़ो! गुफा के अंदर से निंग रोंगरोंग की रोती हुई कांपती आवाज आई। अगर तुमने मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मेरे स्वॉर्ड डुलुओ, चेनशिन और बोने डोलुओ गुरोंग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। स्वॉर्ड डोलुओ, चेनशिन और बोन डोलुओ गुरोंग। चेन चांगफिंग की खौफनाक मुस्कान और गहरी हो गई। तुम मुझे धमकी दे रही हो? इस धमकी ने उसके जुनून को और भड़का दिया। बाहर गिरते झरने के भयानक शोर ने अंदर की हर आवाज को निगल लिया। 1 घंटे बाद निंग रोंगरोंग की आवाज पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। वह पीली पड़ी हालत में पत्थर के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। बेचारी पर तरस आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास काफी वक्त है। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मन में अपना इरादा पक्का करके चेन चांगफिंग आखिरकार झू झुकिंग और बाकी लड़कियों के लिए खाने का इंतजाम करने बाहर निकला। कच्चा मांस खाना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि पिछले जन्म में इंसान होने के नाते चेन चांगफिंग को पका हुआ खाना ही पसंद था। इसलिए गुफा में पड़ा वह क्रिस्टल डियर किंग आखिरकार आग की आंच रोस्टिंग रैक्स पर चढ़ गया। यह सामान उसने इंसानी दुनिया से जुटाया था। लगातार 3 दिनों तक निंग रोंगरोंग का मन धीरे धीरे शुरुआत की जिद और नफरत से बदलकर पूरी तरह हार मानने लगा। उसकी आंखों में चमकने वाला गुस्सा, असंतोष और बगावत धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह एक बेबसी और सूनेपन ने ले ली। चौथे दिन जब सुबह की रोशनी खिली तो लगभग पूरी रात सो न पाने के कारण निंग रोंगरोंग का शरीर और दिमाग पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। तभी चेन चांगफिंग ने उसके सामने एक भुनी हुई लैंटन फिश फेंक दी। भूख से बेहाल निंग रोंगरोंग ने झटके से उस भुनी मछली को उठाया और पागलों की तरह खाने लगी। ये मछली कितनी स्वादिष्ट है! निंग रोंगरोंग को लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतरीन स्वाद नहीं चखा था। जब निराशा और खौफ अपने चरम पर पहुंच जाते हैं तो शैतान इंसान को नरक में धकेलकर हर तरह की यातनाएं देता है। लेकिन जब वही शैतान उसे थोड़े समय के लिए राहत देकर आम जिंदगी की झलक दिखाता है तो इंसान को एक धोखा होने लगता है कि वह स्वर्ग में आ गया है, और जो शैतान उसे नरक में लाया था वही उसे बचाने वाला कोई फरिश्ता महसूस होने लगता है। इसके बाद 3 दिन और बीत गए, जिससे सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़कर 70% हो गई और आखिरकार काम हो गया। उस रात चेन चांगफिंग के दिमाग में सिस्टम की वह जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने अपनी दूसरी संतान के गर्भाधान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सिस्टम का इनाम तैयार किया जा रहा है। डिंग! इनाम में दाओ यिन यांग की एक धारा दी जाती है। यिन ऊर्जा निंग रोंगरोंग को प्राप्त होती है, जिससे उसके स्पिरिट को शुद्ध करके गॉड लेवल 9 ट्रेजर लॉन्ग वेटी टॉवर में बदल दिया गया है। यांग ऊर्जा होस्ट को मिलती है, जिससे 10 गुना वापसी का प्रभाव सक्रिय होता है। इनाम का बदलाव जारी। पहला इनाम रक्त रेखा शुद्धिकरण। बधाई हो होस्ट, आपने अल्टीमेट थंडर की शक्ति प्राप्त कर ली है और आपका विकास हाउलिंग मून सिल्वर वॉल्फ में हो गया है। दूसरा इनाम शारीरिक शुद्धिकरण, आत्मा जानवर की आयु में 10,000 साल का इजाफा। तीसरा इनाम कौशल शुद्धिकरण, आपको नया स्पिरिट स्किल थंडर स्ट्राइक प्राप्त हुआ है। सिस्टम का नया पैनल रिफ्रेश हो रहा है। होस्ट चेन चांगफिंग, प्रजाति आत्मा जानवर, हाउलिंग मून, सिल्वर वॉल्फ। खेती 91,000 वर्ष, मानवों के स्तर 91 टाइटल डोलुओं के बराबर शारीरिक स्थिति, दीर्घायु अवस्था का मध्य, चरण स्पिरिट स्किल्स, ब्लड लस्ट, बर्सर्क, विंड ब्लेड क्लो, सोल सील, हाफ मून स्लैश, थंडर स्ट्राइक, डोमेन विंड गॉड, डोमेन डिवाइन थंडर सील। कौशल विवरण, डिवाइन थंडर सील,
एक बड़े दायरे में हमला करने वाला क्षेत्र है। होस्ट अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करके दैवीय बिजली बरसा सकता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस कौशल में विकास करने की क्षमता है। होस्ट हर 1 लाख साल पर आत्मा जानवरों पर आने वाली बिजली की आपदा के दौरान बिजली को अपने शरीर में खींचकर अपनी नसों को निखार सकता है, जिससे कौशल और निखर जाएगा। बिजली की शक्ति का विकास इस प्रकार होगा: डिवाइन थंडर, 3 कलर डिवाइन थंडर, 5 कलर डिवाइन थंडर, हेवनली थंडर, हेवन अर्थ थंडर, युकिंग थंडर, ताइकिंग थंडर, जिक्सियाओ थंडर, दुतिया थंडर, केओस थंडर। बिजली की इस ताकत का विवरण देखकर चेन चांगफेंग की आंखें चमक उठी। अद्भुत! इसने तो आत्मा जानवरों पर आने वाली सबसे बड़ी तबाही का झंझट ही खत्म कर दिया। बाकी आत्मा जानवरों पर हर 1 लाख साल में गॉड लेवल की बिजली गिरती है, जहां जरा सी चूक से उनका वजूद मिटकर राख हो जाता है। लेकिन इस थंडर पावर की बदौलत वह उस बिजली को अपने शरीर में खींचकर अपनी ताकतों को मान सकता था। इसका मतलब यह था कि 1 लाख साल से लेकर 1 लाख साल तक पहुंचने के दौरान उसे अपनी जान की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हर आपदा उसे और ज्यादा ताकतवर बना देगी। 3 महीने बाद झू झुकिंग का पेट हल्का सा बाहर आने लगा था और निंग रोंगरोंग भी गर्भवती हो चुकी थी। दिन रात साथ रहने और लगातार संपर्क में रहने के कारण झू झुकिंग और निंग रोंगरोंग दोनों ही अब पूरी तरह टूटकर ढल चुकी थीं। धीरे धीरे उनके बीच के जुड़ाव का यह असर गहरा होने लगा था। भावनाएं और इंसानी लगाव बड़ी अजीब चीज होती हैं, जो इंसान को पता चले बिना उसके दिल की गहराइयों में अपनी अमिट छाप छोड़ देती हैं। साथ रहते रहते जुड़ाव हो जाना एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इंसान उन चीजों और लोगों को पसंद करने लगता है जिनसे वह बार बार मिलता है। जितना ज्यादा वह किसी के सामने आता है, उतना ही वह उसे प्यारा और सुखद लगने लगता है। इस विशाल और सुनसान गुफा के अंदर वे सबसे ज्यादा चेन चांगफेंग को ही देखती थीं और हर दिन उसी के संपर्क में रहती थीं। खौफ जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह एक अजीब सी अधीनता में बदल जाता है। इसके बाद का असर होता है आकर्षण, झुकाव और एक तरह का समर्पण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर एक बेहिसाब ताकत की वजह से पैदा होता है। इस असीमित ताकत में इतनी विनाशकारी क्षमता होती है कि वह इंसान को लाचार और खौफ ज़दा कर देती है। समय के साथ वही खौफ उस असीम ताकत के आगे पूरी तरह सिर झुकाने और आत्मसमर्पण करने में बदल जाता है। शुरुआत में वे उससे नफरत करती थीं, फिर धीरे धीरे वे इसकी आदी हो गईं और काफी समय बीतने के बाद वे उस पर निर्भर होने लगीं। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। इंसान को साथ पसंद होता है। खासकर इन 3 महीनों के जुड़ाव के बाद चेन चांगफेंग का रवैया भी थोड़ा नरम पड़ गया था। वह हर दूसरे तीसरे दिन उनके लिए इंसानी इस्तेमाल का सामान ले आता था। साथ ही तरह तरह के अनोखे सोल बीस्ट्स लाता था, कभी तंदूरी, कभी भाप में पके तो कभी मसालेदार। अपनी आने वाली संतानों के सुरक्षित विकास और जन्म को सुनिश्चित करने के लिए चेन चांगफेंग ने जब यह देख लिया कि गुफा के 100 मील के दायरे में किसी सोल मास्टर की मौजूदगी नहीं है, तो उसने निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग को नीचे झरने में नहाने और साफ सफाई करने के लिए जाने दिया। उसे उनके भागने का कोई डर नहीं था और वे भागती भी नहीं। इस पहाड़ी इलाके से बाहर निकलते ही ताकतवर जानवरों का सामना होता और अपनी आत्मा शक्तिशील होने की हालत में स्टारडो जंगल को पार करना सीधे जानवरों का निवाला बनने जैसा था। चेन चांगफिंग इस वक्त गुफा के मुहाने पर एक पत्थर पर लेटा धूप सेक रहा था। उसकी नजर सीधे झरने के नीचे नहा रही उन दोनों पर थी। 97,000 वर्ष की खेती, 10 गुना गति से मिलने वाले इनामों की वजह से चेन चांगफिंग की ताकत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। अब उसे 1 लाख साल के पड़ाव तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3,000 साल की खेती की जरूरत थी। गुफा की गहराइयों में बाई चेंजियांग अपने होंठ भींचे खड़ी थी। उसने नीचे जाने दी गई निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग को देखा और फिर उसकी नजर बाहर लेटे चेन चांगफिंग पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। यही मौका है। अगर मुसीबत झेलने के बाद इतना बड़ा वरदान मिल सकता है तो फिर क्या बुरा है। सिर्फ 3 महीनों के अंदर एक का स्पिरिट स्लैश मार्शल सोल विकसित होकर गॉड लेवल 9 ट्रेजर लॉन्गवेटी टॉवर में बदल गया और दूसरी की आत्मा शक्ति बढ़कर सीधा सोल संत के स्तर पर पहुंच गई। अब उसे तो बस एक सोल रिंग की जरूरत थी। श्रेक सेवेन डेविल्स के पास हमेशा ऐसे ही मौके आते रहे थे। क्या सचमुच उसने खुद ही काफी मेहनत नहीं की थी? तुम दोनों ने खुद को कुर्बान करके मुझे किनारे कर दिया। ये वह नहीं है जो मैं चाहती थी। तुम दोनों कभी नहीं समझ पाई कि मुझे क्या चाहिए। मुझे भी अपनी सीमाओं को तोड़ना है। मुझे भी अपनी पहचान और बराबरी चाहिए। मन ही मन ये कड़वा सच दोहराते हुए इतने समय से गुफा में कैद बाई चेंजियांग ने अचानक एक खौफनाक और दुस्साहसी फैसला लिया। श्रेक 7 डेविल्स में शामिल होने के बाद से ही बाई चेंजियांग खुद को हमेशा एक बाहरी इंसान मानती आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह बाकी सबके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। जब उसने श्रेक के बाकी साथियों को शीर्ष योद्धा स्वॉर्ड डोलुओ चेन शिन से मुकाबला करते देखा था तो उसके मन में एक गहरी हीन भावना भर गई थी। खासकर जब उसने देखा कि एजिलिटी अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर होने के नाते जू जुकिंग की गति शुद्ध गति प्रजाति मार्शल सोल वाली बाई चेंजियांग से जरा भी कम नहीं थी। श्रेक 7 डेविल्स के इस शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद से ही बाई चेंजियांग के अंदर ताकतवर बनने की भूख जग गई थी। वह किसी भी कीमत पर शक्तिशाली होना चाहती थी और उसके ठीक सामने मौजूद वह भेड़िया राजा ही उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता था। मन में इरादा पक्का करके बाई चेंजियांग ने अपने साथ बैठी श्याओवू को धीरे से पुचकारा, श्याओवू तुम थोड़ी देर अकेले बैठो, मुझे कुछ काम है। श्याओवू की आंखें सुन्न और खाली थीं। हालांकि उसमें आत्मा नहीं थी, फिर भी उसने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। श्याओवू को बहलाने के बाद बाई चेंजियांग दबे पांव गुफा के मुहाने पर लेटे चेन चांगफेंग की तरफ बढ़ी। ये क्या करने की सोच रही है? चेन चांगफेंग ने सतर्क होकर अपनी एक पलक उठाई और फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसने अब तक बाई चेंजियांग को हाथ नहीं लगाया था। इसकी पहली वजह यह थी कि वह बहुत नाजुक और छोटी थी। उसका 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा कद चेन चांगफेंग के आधे कद के बराबर भी नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि उसने निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग से एक तरह का वादा किया था कि वह बाई चेंजियांग और श्याओवू को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नुकसान न पहुंचाने का क्या मतलब?
क्या चेन चांगफेंग अपने वादे का पक्का था? बिल्कुल नहीं। उसके शियाओ वू को अब तक न छूने की असली वजह उसका एक डर था। 1 लाख साल के पड़ाव तक पहुंचने से पहले वह खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। यह ध्यान रखना जरूरी था कि शियाओ वू का शरीर यहाँ था, लेकिन उसकी आत्मा तांग सांड के पास थी। अगर उसने यहाँ शियाओ वू के शरीर के साथ कुछ किया तो शरीर और आत्मा के जुड़ाव की वजह से तांग सांड को भनक लग सकती थी। इससे उसका ठिकाना उजागर होने का खतरा था। वह शियाओ वू को छोड़ नहीं रहा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एक बार जब वह बेहिसाब ताकतवर हो जाएगा तो वह तांग सांड को दिन रात तड़पा सकता था। तांग सांड को सीधे मार देने से ज्यादा मजा तो इस तरह बदला लेने में था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चेन चांगफेंग ने पीछे से आती पंजों की आहट सुनकर बिना आंख खोले पूछा। क्या मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? भे भेड़िया राजा? भेड़िया राजा महाराज? बाई चेनजियांग ने घबराहट में अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज चींटी की भनभनाहट जितनी धीमी थी। मैं मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ। चेन चांगफेंग ने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाकर उस सुई जैसी छोटी बाई चेनजियांग की तरफ देखा। उन्हें थोड़ा मजाकिया लगा और वे बोले, तुम्हारे पिताजी और जू झूचिंग ने तुम्हें बचाने के लिए दिन रात मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम खुद यहाँ चलकर आ गई। क्या तुम वाकई खुद को मेरे पास सौंपने आई हो? वे मुझे नहीं समझते। भाई चेनजियांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वे सिर्फ बेमतलब के कायदे कानून जानते हैं कि कृपया भेड़िए राजा लोंगवांग मुझे राह दिखाएं। सच में बड़ा दिलचस्प है। चेन चांगफेंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वे उसके छोटे से शरीर को निहारने लगे और अपने उन पंजों से ठुड्डी सहलाने लगे जो इंसानी हाथों की तरह विकसित हो चुके थे। यह बिल्कुल बाई चेनजियांग जैसा ही व्यवहार है। पिछले कुछ महीनों से चल रही चीजों को देखते हुए, शाओ वू को छोड़कर, जिसके पास आत्मा नहीं है, कोई भी सामान्य इंसान इसे सहन नहीं कर पाता। जब बात ऐसी है तो मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है, बल्कि मैं इसका फायदा उठाकर 10 गुना इनाम हासिल कर सकता हूं और सीधे 1 लाख साल की सोल बीस्ट की कल्टीवेशन सीमा को पार कर सकता हूं। इसमें मेरा ही फायदा है। इधर आओ। चेन चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए बाई चेनजियांग को अपनी तरफ इशारा किया। वहां बाई चेनजियांग ने घबराते हुए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा और झिझकते हुए कहा, क्या क्या वे लोग हमें देख तो नहीं लेंगे? चेन चांगफेंग ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर साफ भाव था। आना है तो आओ, वरना मत आओ। आखिरकार बाई चेनजियांग ने अपने दांत भींचे और हिम्मत जुटाकर चेन चांगफेंग की ओर कदम बढ़ा दिए। झरने के नीचे निंग रोंगरोंग और झू झूचिंग पानी में खेल रही थीं। अचानक आसमान से दो जानी पहचानी दिव्य रोशनियां नीचे गिरीं। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। यह एहसास बहुत जाना पहचाना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके साथ उन 2 मौकों पर हुआ था। क्या यह जव वो है या बाई चेनजियांग? दोनों लड़कियां चौंक गईं और तुरंत सिर उठाकर झरने के पीछे बनी गुफा के द्वार की ओर देखने लगीं। वह बाई चेनजियांग है। निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक उसी पल दोनों लड़कियों ने देखा कि महामार्ग की यह ऊर्जा ऊपर से उतरी और बाई चेनजियांग के शरीर के अंदर समा गई। आह! एक खुशी और राहत भरी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। बाई चेनजियांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह खुशी के मारे कांपते हुए चिल्ला उठी। हो गया! मार्शल सोल सफलतापूर्वक विकसित हो गया। बाई चेनजियांग की इस अचानक चीख ने चेन चांगफेंग को चौंका दिया। वह झटके से सावधान हो गया। क्या चिल्ला रही हो? मुझे डरा ही दिया था। चेन चांगफेंग ने भौहें सिकोड़ी और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। चलो भागो यहां से। चेन चांगफेंग की नफरत भरी निगाहों को देखकर बाई चेनजियांग भी होश में आई, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की खुशी को दबा नहीं पा रही थी। उसके शरीर के अंदर स्प्रिट का विकास अभी भी जारी था। चैन चांगफेंग भी यह देखकर हैरान रह गया कि गुफा के अंदर धुंध और बारिश जैसा नजारा बन गया था, जो असली और काल्पनिक सा लग रहा था। बाई चेनजियांग इस खूबसूरत नजारे के बीच हवा में तैर रही थी। ये लड़की। चेन चांगफेंग थोड़ा उलझन में पड़ गया। इसके स्प्रिट के विकास ने तो ऐसा अजीब माहौल बना दिया जो झूझुकिंग और निंग रोंगरोंग से भी ज्यादा बड़ा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका शुरुआती स्प्रिट का स्तर बहुत मामूली था, इसलिए इसे ऊपर उठने की ज्यादा जगह मिल गई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। चेन चांगफेंग ने समझते हुए सिर हिलाया। आखिरकार निंग रोंगरोंग का 9 ट्रेजर ग्लेज्ड टॉवर पहले ही भगवान के स्तर के करीब था, जबकि बाई चेनजियांग का नीडल टेल्ड स्विफ्ट बस एक साधारण स्पिरिट था। तभी लंबे समय बाद आखिरकार सिस्टम की जानी पहचानी आवाज चेन चांगफेंग के दिमाग में गूंज उठी। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने अपनी तीसरी संतान के गर्भाधान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इनाम तैयार किया जा रहा है। डिंग! बधाई हो होस्ट, दाओ यिन यांग की एक धारा का आदान प्रदान पूरा हुआ। यिन ऊर्जा बाई चेनजियांग में समा गई है, जिससे उसका स्पिरिट विकसित होकर शीर्ष स्तर का स्पिरिट चिंगलुआन डिवाइन बर्ड बन गया है। यांग ऊर्जा होस्ट को मिलती है, जिससे 10 गुना वापसी का प्रभाव सक्रिय होता है। इनाम का बदलाव जारी। पहला इनाम रक्त रेखा शुद्धिकरण। बधाई हो होस्ट, आपने अल्टीमेट वुड स्लैश नेचर की शक्ति प्राप्त कर ली है और आपका विकास हाउलिंग मून हेवनली वुल्फ में हो गया है। दूसरा इनाम शारीरिक शुद्धिकरण। आत्मा जानवर की आयु में 10,000 साल का इजाफा। तीसरा इनाम कौशल शुद्धिकरण। आपको नया स्पिरिट स्किल वुड ड्रैगन डीमन वाइन्स प्राप्त हुआ है। सिस्टम का नया पैनल रिफ्रेश हो रहा है। होस्ट चेन चांगफेंग। प्रजाति आत्मा जानवर हाउलिंग मून हेवनली वुल्फ। एज स्लैश कल्चरेशन 1,01,000 वर्ष। मानवों के स्तर 93 शीर्षक डॉलुओं के बराबर। शारीरिक स्थिति दीर्घायु अवस्था का मध्य चरण सोल स्किल्स ब्लडलस्ट बर्सर्क विंड ब्लेड क्लो सोल रिंग सील हाफ मून स्लैश कौशल विवरण। ठंड पावर वुड ड्रैगन डेमन वाइन्स डोमेन विंड गॉड डोमेन वुड ड्रैगन डेमन वाइन्स। एक कंट्रोल टाइप का स्पिरिट स्किल। अल्टीमेट वुड एलिमेंट एम्परर्स ऑरा।
राक्षसी लकड़ी के ड्रैगन का आगमन और प्रकृति की सभी वनस्पतियों पर नियंत्रण। बिना किसी लंबी चौड़ी व्याख्या के सिर्फ इन गिने चुने शब्दों के विवरण को देखकर ही चेन चांगफेंग के रोंगटे खड़े हो गए। खासकर सभी वनस्पतियों पर नियंत्रण का मतलब समझना मुश्किल नहीं था। ये पेड़ पौधों और वनस्पतियों का असली सम्राट था। बस ये देखना बाकी था कि इसका स्तर तांगसान के ब्लू सिल्वर एम्परर से ऊंचा है या नहीं। बर्डिंग होस्ट को आपातकालीन चेतावनी। चूंकि होस्ट ने 1 लाख साल के सोल बीस्ट के पड़ाव को पार कर लिया है, इसलिए आपके ऊपर ट्राइबुलेशन लाइटनिंग गिरने वाली है। कृपया होस्ट तुरंत अपनी स्थिति को संभाले और आपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। इतनी जल्दी? अभी तो कोई तैयारी भी नहीं की थी। चायन चांगफेंग इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। कड़कड़ाहट। ठीक उसी पल आसमान और जमीन थर्रा उठे। बादलों के कड़कने की भयानक आवाज स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में गूंज उठी, जिससे डरकर अनगिनत निचले स्तर के आत्मा जानवर जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। एक ऐसी खौफनाक और दम घोटने वाली औरा ऊपर से नीचे गिरी जिसने चेन चांगफेंग के दिल में भी अनजाना खौफ भर दिया। ये नजारा देखकर चारों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया। खासकर गुफा में छुपी श्याओ। वो आसमान में इकट्ठा होते कड़कते बादलों को देखकर बुरी तरह सहम गई। भले ही उसमें आत्मा नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की मूल प्रवृत्ति अनियंत्रित होकर कांपने लगी थी। आत्मा जानवरों के गॉड बनने के 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता 1 लाख साल का पड़ाव पार करके इंसानी रूप धारण करके नए सिरे से साधना करना, और दूसरा रास्ता 9 बार भयानक थंडर ट्रिब्यूलेशंस का सामना करके सीधे ऊपर उठना। 1 लाख साल पर इंसानी रूप धारण करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसीलिए सॉफ्ट बोन रैबिट, शियाओवू और ब्लू सिल्वर एम्परर अयिन दोनों ने इंसानी रूप चुनना बेहतर समझा। वे समुद्र में रहने वाले लगभग 10 लाख साल पुराने डीप सी डीमन वेल किंग की तरह बिजली के थपेड़ों का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। इसकी मुख्य वजह यह थी कि दूसरा रास्ता बहुत ही ज्यादा क्रूर और जानलेवा था। अयेन और शियाओ वो दोनों ही भगवान बनने के इस दूसरे रास्ते को अच्छी तरह जानती थीं। लेकिन भले ही वे 1 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर थीं, फिर भी एक का असली रूप खरगोश था और दूसरी का पौधा। अपने शरीर की मजबूती के मामले में वे डीप सी डेमन वेल किंग की बराबरी दूर दूर तक नहीं कर सकती थीं। उनके लिए इस बिजली की आपदा का सामना करने का खतरा इंसानी रूप लेकर दोबारा साधना करने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। जरा सी भी चूक का मतलब था सीधे राख में बदल जाना। वे राख में बदलकर खत्म हो जाती। चान चांगफेंग के सामने भी अब यही 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था कि वह बिजली की तबाही के गिरने से पहले खुद ही इंसानी रूप चुन ले, लेकिन ऐसा करने से उसकी अब तक की सारी मेहनत और विकास पानी में मिल जाता। इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बिजली की आपदा का सीधा सामना करना और भगवान बनने के दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ना। मेरे पास अल्टीमेट थंडर की ताकत है, तो यह बिजली की आपदा मेरे लिए झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह सोचते हुए चेन चांगफेंग ने बिल्कुल वक्त नहीं गंवाया। उसने हाथ लहराकर नीचे झील में नहा रही निंग रोंगरोंग और झुझुकिंग को खींचकर वापस गुफा के अंदर ला खड़ा किया। आसमान की ओर देखते हुए चेन चांगफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने गुफा के मुहाने पर सुरक्षा के लिए एक बैरियर बनाया और मन ही मन बड़बड़ाया, इतना बड़ा धमाका और हलचल तो बहुत से लोगों का ध्यान खींच लेगी। मैं यहां रहकर बिजली का सामना नहीं कर सकता। मुझे इन बादलों और तबाही को यहां से दूर ले जाना होगा। पिछले 3 महीनों में श्रेक एकेडमी, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट, तांग सेक्ट और यहां तक कि स्टार लुओ साम्राज्य की सेनाओं ने चारों लड़कियों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अकेले इस पहाड़ी रास्ते से गुजरने वाली छानबीन करने वाले सोल मास्टर्स की 30 से ज्यादा टुकड़ियां निकल चुकी थीं। ये तो शुक्र था कि वह कुदरती झरने का पर्दा उनकी सारी गंध और आहट को छुपा लेता था, जिससे वे पकड़ में नहीं आए। लेकिन अब आत्मा जानवर की यह आपदा आ चुकी थी। अगर चेन चांगफेंग ने यहीं रहकर बिजली झेली तो उसका ठिकाना उजागर होना तय था, और अगर ठिकाना सामने आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाती। ऊपर मंडराते काले बादलों को घूरते हुए झुझुकिंग घबराकर चेन चांगफेंग की ओर देखने लगी। भेड़िया राजा, ये सब क्या हो रहा है? आसमानी आपदा। ये मेरे 1 लाख साल के पड़ाव पर आई बिजली की आपदा है। आसमान में छाते भयानक अंधेरे को देखकर चेन चांगफेंग ने एक गहरी सांस ली। जब तक मैं इस बिजली का सामना कर रहा हूं, तुम सब गुफा के अंदर ही रहना और बाहर मत निकलना। दरवाजे पर लगा यह बैरियर 50,000 साल से कम ताकतवर आत्मा जानवरों के हमलों को आसानी से रोक सकता है। आत्मा जानवर की आपदा। निंग रोंगरोंग सहम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि आत्मा जानवरों के लिए यह आपदा बेहद जानलेवा और खौफनाक होती है। तुम बिल्कुल ठीक तो रहोगे ना? चेन चांगफेंग नीचे झुका। उसने निंग रोंगरोंग के उभरे हुए पेट पर अपना बड़ा सा पंजा रखा और उसे बहुत धीरे और प्यार से सहलाने लगा। तो तुम क्या चाहती हो? मैं सही सलामत रहूं या मुझे कुछ हो जाए? निंग रोंगरोंग। इस सवाल को सुनकर निंग रोंगरोंग का हाथ अनजाने में अपने उभरे हुए पेट पर चला गया। एक पल के लिए वह कोई फैसला नहीं कर पाई। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह इस भेड़िया राजा की नाकामी चाहती है या उसकी कामयाबी। शायद इतने दिनों के जुड़ाव का यह असर था, या शायद लंबे समय तक उसके असर में रहने का नतीजा, या फिर इसलिए कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। चेन चांगफेंग के लिए निंग रोंगरोंग की भावनाएं बेहद उलझ चुकी थीं। अपना ख्याल रखना। चेन चांगफेंग हवा की एक लकीर बनकर गुफा से बाहर निकला और सीधे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की गहराइयों की ओर उड़ गया। इस बीच स्टारडो जंगल की गहराइयों में तांग सान और मां होंगजून पिछले 3 महीनों से लगातार चारों लड़कियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। श्रेक एकेडमी, तांग सेक्ट और 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की 3 अलग अलग टीमें जंगल में भेड़िया राक्षसों के निशान तलाश रही थीं। ग्रैंडमास्टर यू श्याओगंग, फ्लैंडर और लियू एरलोंग की अगुवाई वाली टीम के साथ
तांग सान, मा होंगजुआंग, फेंग श्योतियन, हुओवू और शुई बिंगेर 8 लोगों की छोटी टुकड़ी के रूप में उसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे। कड़कड़ाहट। तभी अचानक मौसम ने भयानक करवट ली। नीले आसमान पर पल भर में खौफनाक काले बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। घने बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया। पूरे स्टार्ड और जंगल पर छाया ये काला साया देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। बादल आपस में घूमते हुए एक विशाल बवंडर का रूप लेने लगे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल निगल लिया जाएगा। ठीक उसी समय पहाड़ियों के पीछे से रोशनी की एक तेज लकीर उठी और बड़ी तेजी से स्टार्ड और जंगल के कोर एरिया की ओर भागने लगी। श्रेक एकेडमी के सभी लोग इस भयानक नजारे से दहल गए। 8 योद्धाओं ने तुरंत ऊंचे टीले पर चढ़कर दूर देखा। ग्रैंड मास्टर यू शियाओगांग ने हैरान होकर कहा, यह आभा 1 लाख साल की है। यह किसी सोल बीस्ट पर आने वाली 1 लाख साल की बिजली की ट्रिबुलेशन है, पर जंगल के बाहरी हिस्से में 1 लाख साल का आत्मा जानवर कहां से आया? वह वही भेड़िया राक्षस है। तांग सांड की आंखें झटके से सिकुड़ गईं। उसका चेहरा गुस्से, हैरानी और नफरत से भर गया। भले ही उस जीव का बाहरी रूप शियाओ वू को अगवा करने वाले भेड़िया राक्षस से थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन उसके इस्तेमाल किए गए कौशल बिल्कुल वही थे। पर्पल डीमन आई इवोल्यूशन हर्ब का सेवन करने के बाद तांग सान की पर्पल डीमन आई सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके पास 10,000 साल पुरानी हेडसूल बोन की ताकत भी थी। ऐसे शक्तिशाली भेड़िया राक्षसों से तो शायद स्वॉर्ड डोलुओं, चेनशिन और बोन डोलुओं गुरोंग ही निपट सकते थे। सभी की निगाहें ग्रैंड मास्टर यू शियाओगंग पर टिक गईं। वे उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। शिक्षक, तांग सान ने आवाज दी। यू शियाओगांग सिर झुकाए खड़े रहे। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया। वो शुई बिंगेर, तुम दोनों तुरंत उस पहाड़ी की तरफ जाओ जहां से वह भेड़िया राक्षस अभी निकला है। देखो कि क्या वहां भेड़िया राक्षसों की कोई गुफा या अड्डा है। अगर कुछ मिले तो गलती से भी अकेले हमला मत करना, तुरंत मदद का इंतजार करना। अब 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट को खबर देने का वक्त नहीं है। बाकी सभी मेरे साथ उस राक्षस के पीछे चलो। भले ही हमारी ताकत उस 1 लाख साल के भेड़िया राक्षस से कम हो, लेकिन आत्मा जानवरों की यह बिजली की ट्रिबुलेशन जानलेवा होती है। हम उसके आपदा झेलने के सबसे कमजोर पल में हमला करेंगे, तब हमारी कामयाबी तय होगी। जी मास्टर, हुओवू और शुई बिंगेर ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना देर किए लाल और नीले रंग की रोशनी बनकर पहाड़ियों की तरफ बढ़ गईं। अभी अभी श्रेक एकेडमी में शामिल हुए फेंक श्योतियन को खुद को साबित करना था, इसलिए वह आगे बढ़कर बोला, मास्टर, मैं उस राक्षस की गंध के जरिए उसकी सही लोकेशन का पता लगा सकता हूं। मैं रास्ता दिखाता हूं। बहुत संभल कर रहना। यू शियाओगांग ने सिर हिलाया। वक्त कम है, निकलो। ऊपर आसमान में बिजली की ट्रिबुलेशन के बादल उमड़ रहे थे और नीचे चेन चांगफेंग अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। इस वक्त उसे हवा की रफ्तार से रास्ते की हर रुकावट को चीरते हुए भागना ही कहा जा सकता था। वह जितनी जल्दी स्टार्ड और जंगल के कोर एरिया पहुंचेगा, उतना ही उसका ठिकाना छुपने का खतरा कम होगा। स्टार्ड और जंगल के कई शक्तिशाली आत्मा जानवरों की खौफनाक निगाहों के बीच 1 लाख साल के आत्मा जानवर की भयानक और प्राचीन आभा चारों तरफ फैल गई। रास्ते के सभी ताकतवर जानवर थर थर कांपने लगे। इसी के साथ पूरे जंगल से अनगिनत जानवरों की चीखें और कराहें गूंजने लगीं। 1 लाख साल के आत्मा जानवर का दबाव सहना किसी आम जानवर के बस की बात नहीं थी। यह उनके घुटने टेकने और खौफजदा होने की पुकार थी। तेजी से हवा को चीरकर उड़ते हुए चेन चांगफेंग के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसका शरीर अचानक हवा में ही थम गया। क्या मैं पकड़ा गया? दूर से अपनी ओर तेजी से आती 6 परछाइयों की आहट महसूस करते हुए चेन चांगफेंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये तो मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरी जान लेने की फिराक में है। एक बार मैं इस ट्राइबुलेशन लाइटनिंग को पार कर लूं, फिर मुझे इस तरह छुप छुप कर भागने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर ऐसी बात है तो फिर यहीं सही। आज सारे पुराने हिसाब किताब एक साथ ही पूरे कर लेते हैं। ये सोचते हुए चेन चांगफेंग बिना कोई हलचल किए एक पहाड़ की चोटी पर उतर गया और बिजली गिरने का शांति से इंतजार करने लगा। आसमान में धीरे धीरे मंडराते खौफनाक बादलों के सामने चेन चांगफेंग का शरीर बहुत छोटा नजर आ रहा था, जैसे समुद्र में तिनका। लेकिन आसमान के सामने अकेला खड़ा हुआ दुबला पतला शरीर बिजली की इस तबाही को देखकर जरा सा भी नहीं सहमा, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता भर गई थी। बिजली को शरीर में खींचकर नसों को निखारना, ये 8 शब्द उसे अच्छी तरह याद थे। यह बिजली की आपदा उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय बहुत बड़ा फायदा देने वाली थी। हालांकि उसे खुद पर थोड़ा काबू रखना था। पहला कारण उसे पास में छुपकर घात लगाए बैठे श्रेक एकेडमी के लोगों को गुमराह करना था, और दूसरा कारण वह किसी ऐसे बड़े खतरे को नहीं भड़काना चाहता था जिसकी अभी जरूरत नहीं थी। आखिरकार चेन चांगफेंग आत्मा जानवरों की इस आपदा को अच्छी तरह समझता था। अगर किसी जीव की नस्ल स्लैश रक्त रेखा बहुत कमजोर हो तो वह बिजली की मार झेल नहीं पाता, और अगर वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो गॉड रेल्म के देवता उसे वक्त से पहले ही तबाह कर देते हैं। देवलोक की शक्ति सीमित है, लेकिन अगर हलचल बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो ऊपर बैठे लोग चौकन्ने हो जाएंगे। चैन चांगफेंग को इस बात का भली भांति अंदाजा था। उसका मौजूदा रूप हाउलिंग मुन हेवनली वॉल्फ एक मध्यम उच्च स्तर की नस्ल था। अगर वो बिजली का सामना करते वक्त थोड़ी सावधानी बरते तो ऊपर बैठे उन चालबाजों का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता अपने सामने खड़ी इस मुसीबत से निपटना थी। इसी बीच पहाड़ियों के पास पहुंचकर तांग सान और उसके साथियों ने चुपके से वास्ट सी हेवन श्राउड का इस्तेमाल किया। अदृश्य होने का कौशल सक्रिय होते ही उनकी मौजूदगी का हर निशान गायब हो गया। शियाओ सान, क्या उसने हमें देख लिया था? पहाड़ की चोटी पर स्थिर खड़े चेन चांगफेंग को घूरते हुए मास्टर यू शियाओगांग ने चिंता जताते हुए पूछा। उसे शायद थोड़ा शक हुआ था।
शुक्र है कि मैंने वक्त रहते वास्ट सी हेवन शराउड से हमें छिपा लिया। अब उसे हमारी सही जगह का अंदाजा नहीं होगा। तांग सांड ने राहत की सांस लेते हुए कहा। 1 लाख साल के इस भेड़िया राक्षस को लेकर तांग सांड के मन में भी अभी एक अनजाना खौफ बना हुआ था। 1 लाख साल के इस आत्मा जानवर की ताकत देखकर तांग सांड हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि वे इतने दूर से भी भांप लिए जाएंगे। इसकी तो अब मौत तय है। चाहे इस राक्षस के जरिए शियाओ वू और बाकी लड़कियों का पता चले या न मिले, आज इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना था। तांग सांड के शरीर से खौफनाक किलिंग इंटेंट फूट पड़ी और उसके डेथ गॉड डोमेन की सफेद रोशनी बेकाबू होकर वास्ट सी हेवन श्राउड के अंदर चारों तरफ फैल गई। शियाओ सान, जल्दबाजी मत करो। लियू एरलोंग ने भी अपने पास की इस कातिलाना हवा को महसूस किया और तांग सांड के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूं, लेकिन अभी तुम इस जानवर का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। सब कुछ शियाओ गांग के कहे मुताबिक करो। थोड़ी देर में हम तीनों मुख्य हमला करेंगे और तुम, मां होंगजुन और फेंग श्योतियन, सही मौके की तलाश में रहना। एयरलॉन्ग टीचर। तांग सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में गुस्सा उफान मार रहा था। पगली बच्ची, शियाओ वो मेरी भी बेटी जैसी ही है। लियू एयरलॉन्ग का तेज मिजाज भी इस बार जाग उठा था। उसकी आंखें नफरत से ठंडी पड़ गईं। चाहे जो हो जाए, मैं शियाओ वू को इस हाल में नहीं छोड़ूंगी और मैं उस दरिंदे को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। उसे बताऊंगी कि तड़प तड़प कर जीना किसे कहते हैं। तभी आखिरकार चेन चांगफेंग की बिजली की आपदा शुरू हो गई। अगले ही पल एक पेड़ के तने जितनी मोटी चांदी की बिजली आसमान से सीधे नीचे गिरी। उस एक पल की कौंध ने घने बादलों के नीचे छाए दमघोंटू अंधेरे को चीर दिया। स्टार डब्लू ग्रेट फॉरेस्ट की सीमाओं को कंपाती हुई एक भयानक दहाड़ पूरे पहाड़ी इलाके में गूंज उठी। तांग सांड और उसके साथियों की हैरान निगाहों के सामने 1 लाख साल के उस आत्मा जानवर की भयानक ताकत हवा में फैल गई। उसी पल चेन चांगफेंग का असली रूप तेजी से बड़ा होने लगा। पलक झपकते ही वह नीली हरी रोशनी से चमकते हुए एक विशाल हेवनली वॉल्फ के रूप में बदल गया। उसका शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया था और 1 लाख साल के आत्मा जानवर की असीमित ताकत आसमान से टकराने लगी। लेकिन इसके बावजूद वह चांदी की कड़कती बिजली सीधे चेन चांगफेंग के सिर पर गिरी और पहाड़ की चोटी को चीरती हुई नीचे समा गई। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे के भारी पत्थर चूर चूर होकर हवा में उड़ने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर कोई भी दंग रह जाता। अपने शरीर से सीधे बिजली का वार झेला। क्या आत्मा जानवर इसी तरह बिजली की आपदा का सामना करते हैं? तांग सांड और उसके साथी पहली बार किसी आत्मा जानवर को इस आपदा से जूझते देख रहे थे। हैरानी के साथ साथ उनके मन में एक अजीब सा खौफ भर गया था। और यह बिजली की आपदा की सबसे कमजोर और पहली लहर थी। मास्टर यू शियाओगांग पास में खड़े होकर इस माहौल के बारे में बताने से खुद को रोक नहीं पाए। आत्मा जानवरों को आपदा पार करने के लिए 9 बार बिजली का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बिजली की ताकत उतनी ही भयानक होती जाएगी। हम 8वीं बिजली के गिरने का इंतजार करेंगे और उसी वक्त हमला करेंगे ताकि 9वीं बिजली के साथ मिलकर इसका काम तमाम किया जा सके। तांग सांड और बाकी साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने सिर हिलाकर सही मौके का इंतजार करने लगे। अगले ही पल पेड़ के तनों जितनी मोटी 9 बिजलियां और भयानक ऊर्जा अचानक गायब हो गईं। आसमान में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। न कोई आहट थी, न हवा। लेकिन बादलों के अंदर इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक बिजली आकार ले रही थी, जिसकी दमघोंटू हवा रोंगटे खड़े कर रही थी। शरीर के अंदर बिजली समाते ही चेन चांगफेंग को लगा कि उसके शरीर का खून उफान मारने लगा है, जैसे कोई उफनती हुई नदी बह रही हो। पल भर में यह ऊर्जा उसकी नसों में भर गई। उसकी सोल पावर और भी गहरी और ताकतवर हो गई, यहां तक कि उसकी त्वचा पर बिजली की चमकती लकीरें तैरने लगीं। आह, मजा आ गया। यहां तक कि बिजली का रंग भी बदलने लगा था। यूं शियाओगांग का अंदाजा सही था। आसमान से गिरने वाली हर नई बिजली की लहर पिछली से ज्यादा ताकतवर थी। आसमान से गिरती नीली हरी बिजली के सामने चेन चांगफेंग ने अपना सिर उठाकर दहाड़ लगाई। तांग सांड और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के बाकी आत्मा जानवरों की नजर में वह दर्द और लाचारी भरी धाड़ थी। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह भेड़िया राजा इस वक्त बिजली को अपने शरीर में सोकर बेहद खुश और तरोताजा महसूस कर रहा था। अगले ही पल अनगिनत हैरान निगाहों के सामने बिजली की आपदा की भयानक नीली लहर उतरी। एक विशाल और बेहिसाब ताकतवर बिजली का खंभा पहाड़ की चोटी से टकराया और एक विशाल पटाखे की तरफ हट गया। चान चांगफेंग का शरीर पहाड़ के मलबे में नीचे जा गिरा। बिजली की तबाही कितनी खौफनाक है, पर यह इसे झेल गया। इस जानवर का शरीर सचमुच बेहद मजबूत है। मास्टर यू शियाओगांग ने अपना मुंह आधा खुला रखकर हैरानी से आसमान को देखा, लेकिन शुक्र था कि उनका अंदाजा सही निकला। भेड़िया राजा की आभा पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थी, जिससे लगा कि उसे काफी चोट पहुंची है। बिजली का गिरना जारी रहा। तीसरी लहर, चौथी लहर, 5वीं लहर, छठी लहर और 7वीं लहर एक एक करके गिरती गईं। जैसे जैसे चेन चांगफेंग की आभा कमजोर होती दिख रही थी, तांग सांड के अंदर का गुस्सा और सब्र जवाब देने लगा। वह हमला करने के लिए तैयार होने लगा। रुको, शायद कोई आ रहा है। आसमान में कड़कती बेकाबू ऊर्जा को घूरते हुए तांग सांड की पर्पल डिमन आई में बैंगनी रोशनी कौंधी। उसने दूर की एक पहाड़ी की तरफ देखा और कहा, लगता है बॉस दाई और स्टार लुओ साम्राज्य के शक्तिशाली योद्धा आ पहुंचे हैं। आ गए? ऐसा लगता है उनका मकसद भी वही है जो हमारा है। मास्टर यू शियाओगांग ने सिर हिलाया। वह अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ बांधकर शांति से खड़े हो गए और धीमी आवाज में बोले, भले ही हम 7 ट्रेजर्स सेक्ट के सेक्ट मास्टर निंग से संपर्क न बना पाए हों,
लेकिन डाइमुबी और उनके साथियों के आ जाने से हमारी जीत की संभावना 60% से बढ़कर 90% हो जाती है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। किसी को भी मास्टर यू शियाओगांग के अंदाजा लगाने पर कोई शक नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिट थ्योरी के शोध में लगा दी थी। यही उनकी पहचान थी। लेकिन अफसोस, इस बार उनका यह अंदाजा बहुत भारी भूल साबित होने वाला था। इस समय आठवीं बिजली की तबाही के गिरने का सबसे नाजुक मौका आ चुका था। वे सब किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। बिजली ने एक बार फिर अपना रंग बदला। 9 काली बिजलियां आसमान को चीरती हुई नीचे गिरीं। कड़कती हुई बिजलियों ने हवा को फाड़ दिया और उनकी खौफनाक रोशनी ने पूरी पहाड़ी को एक जलते हुए नरक में बदल दिया। हू! एक और जुनून और गुस्से से भरी दहाड़ गूंज उठी। चेन चांगफेंग ने जानबूझकर अपनी ताकत और ऑरा को और दबा दिया। 1 लाख साल के आत्मा जानवर की ताकत अब 30% से भी कम महसूस हो रही थी। अपनी असली ताकत को छुपाने की यह आखिरी सीमा थी। आठवीं बिजली शरीर में समाते ही चेन चांगफेंग को लगा कि उसके शरीर का खून और आत्मा शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जैसे कोई उफनती हुई नदी बह रही हो। यह विशाल ऊर्जा उसकी नसों में समा गई और उसकी सोल पावर और भी गहरी तथा भारी हो गई। अगर वह अपनी ताकत को और छुपाने की कोशिश करता तो शायद उसका असली रूप बेकाबू होकर बाहर आ जाता। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यूं शियाओगांग और यह नीच गिरोह इतनी हिम्मत दिखाएगा। कमीने भेड़िया राक्षस, नहीं सोचा था कि तेरा भी यह दिन आएगा। ठीक उसी पल आसपास की पहाड़ियों पर अचानक हलचल बढ़ गई। दाई मुबाई लगभग 30 सोल सेंट स्तर के योद्धाओं के साथ वहां आ पहुंचा। 30 से ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं ने चेन चांगफेंग को चारों तरफ से घेर लिया, मानो अब उसका बच निकलना नामुमकिन हो। तूने झू झुकिंग को कहां छुपा रखा है? दाई मुबाई ने आसमान में आकार ले रही आखिरी और 9वीं बिजली की तरफ देखा और फिर घड़े में गिरे चेन चांगफेंग को नफरत से घूरते हुए गुर्राया। अब तेरा बचना नामुमकिन है। मुझे सच सच बता दे कि झुकिंग कहां है, शायद मैं तुझे एक कुत्ते की मौत मरने से बचा लूं। चान चांगफेंग ने खून की प्यासी मुस्कान के साथ दाई मुबाई को दूर से देखा और कहा, इविल आई वाइट टाइगर दाई मुबाई, तू मुझे जानता है? दाई मुबाई की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे यह झुकिंग ने बताया था। चेन चांगफेंग के होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसने तो मुझसे खास तौर पर यह भी भीख मांगी थी कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, इसलिए अब यहां से दफा हो जाओ। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे झुकिंग कहने की? चेन चांगफेंग की इस एक बात ने दाई मुबाई का दिमाग खराब कर दिया। यह सीधे दिल पर वार करने वाला तंज था। इस भेड़िया राक्षस के प्रति उसके मन में पहले से ही गहरी नफरत भरी हुई थी, और जब से उसे पता चला था कि झू झुकिंग इसके कब्जे में है, वह रात को सो भी नहीं पाता था। चान चांगफेंग के लिए उसके दिल में हद से ज्यादा नफरत भर चुकी थी। खासकर राक्षस के चेहरे के इस बेपरवाह भाव ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पिछले 3 महीनों में झुकिंग के साथ क्या क्या हुआ होगा। वह इस बारे में सोचने से भी डर रहा था। आज बड़ी मुश्किल से इस घायल राक्षस को घेरने का मौका मिला था। दाई मुबाई के आदेश देते ही लगभग सभी योद्धाओं ने अपनी सबसे शुद्ध सोल पावर का इस्तेमाल किया। धमाका! 30 से ज्यादा सोल सेंट स्तर के योद्धाओं की ताकत एक साथ आसमान में इकट्ठा हुई और एक विशाल स्प्लिट लाइट बॉल में बदलकर सीधे चेन चांगफेंग की तरफ झपटी। इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं का एकजुट हमला ऐसा था जिसे कोई टाइटल डोलुओ भी आसानी से नहीं रोक सकता था। फिर यह तो बिजली से बुरी तरह घायल और अधमरा दिख रहा एक आत्मा जानवर था। कड़कड़ाहट! ठीक उसी समय आसमान से 9वीं और आखिरी बिजली की आपदा भी आ गिरी। पेड़ के तने जितनी मोटी एक गोल्डन थंडर उतरी और पलक झपकते ही चेन चांगफेंग का शरीर सैकड़ों मीटर चौड़े बिजली के गोले में पूरी तरह समा गया। लेकिन 30 से ज्यादा योद्धाओं का वह विनाशकारी हमला रुका नहीं। वह गरजता हुआ उस बिजली के गोले की तरफ बढ़ा, मानो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। फ्लैंडर, एयरलॉन्ग, यही सही मौका है, हमला करो। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर पहाड़ी से मास्टर यू शियाओगांग की आवाज गूंजी। वास्ट सी हेवन शराउड का घेरा तुरंत हट गया। तांग सान, मा होंगजुआंग और फेंग शियोतियन एक साथ हवा में उछले। लियो एयरलॉन्ग के शरीर से तेज रोशनी निकली। उसने मास्टर यू शियाओगांग को खींचकर अपने पीछे सुरक्षित किया। फ्लैंडर भी तेजी से उड़कर आया और तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया। सन एंड मून, स्प्लेंडर, गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन। यू शियाओगांग की तेज पुकार के साथ ही उनके शरीरों से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी। उनके पैरों के नीचे से सुनहरे घेरे फैलने लगे और पूरा माहौल उसी सुनहरी चमक से नहा गया। वही सुनहरी रोशनी फ्लैंडर और लियो एयरलॉन्ग के शरीरों से भी निकलने लगी। सुनहरी रोशनी तेजी से फैली और तीनों को कोनों पर रखकर एक चमकदार गोल्डन ट्रायंगल का निर्माण हुआ। त्रिकोण के बिल्कुल बीच में एक सुनहरी रिंग बनी, जिसके चारों तरफ जटिल और रहस्यमयी नक्काशीदार पैटर्न उभरे हुए थे। लुओ सांपाओ, यू शियाओगांग की शेर जैसी दहाड़ के साथ ही गोल मटोल लुओ सांपाओ हवा में प्रकट हुआ और सीधे उस सुनहरे त्रिकोण के बीचों बीच आ गिरा। उसी पल तीनों के शरीरों से उनकी स्प्लिट रिंग्स बाहर निकल आईं। यू शियाओगांग की 3, फ्लैंडर की 7 और लियो एयरलॉन्ग की 7, कुल मिलाकर 17 स्प्लिट रिंग्स उड़ती हुई लुओ सांपाओ के सुनहरे घेरे में समा गईं। लुओ सांपाओ का शरीर बहुत ही खौफनाक रफ्तार से बढ़ने लगा। उसके गोल मटोल शरीर पर हीरे के आकार के बड़े बड़े ढाल जैसे स्केल्स उगने लगे और उसकी मजबूत मांसपेशियां उभर आईं। उसका शरीर लगातार फैल रहा था। सिर पर 2 मुड़े हुए सींग निकल आए। नीली बैंगनी रोशनी उसके शरीर के चारों तरफ चमक रही थी, जो सुनहरे त्रिकोण के असर से धीरे धीरे पूरी तरह सुनहरी हो गई। महज कुछ सांसों के अंदर लो सांपाओ की लंबाई 20 मीटर तक पहुंच गई। उसकी पीठ के चकत्ते फटे और विशाल ड्रैगन विंग्स बाहर फैल गए। पंख फैलते ही वह बिना किसी रोशनी के सहारे भी हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें
जिनमें पहले एक मासूम सा भोलापन हुआ करता था, अब शाही दबदबे और खौफ से भर चुकी थीं। उसका पूरा शरीर चमकीला सुनहरा हो चुका था। अब लुओ सांपाओ एक बेहद भव्य और खौफनाक गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन बन चुका था। यही गोल्डन आयरन ट्रायंगल का प्रसिद्ध 3 in 1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल था। ये भेड़िया राक्षस स्वभाव से क्रूर, खूंखार और खून का प्यासा है। आज हम कुदरत के नियम के तहत इस दानव का अंत करेंगे। सभी ताकतवर योद्धा हमारा साथ दें ताकि इंसानियत और भगवान दोनों को शर्मसार करने वाले इस राक्षस का खात्मा किया जा सके। गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन के बनते ही यू शियाओगांग की आवाज गूंज उठी, जिसमें बेहिसाब घमंड और ठंडक भरी हुई थी। शायद सिर्फ यही एक स्पिरिट फ्यूजन स्किल था जो उसे सीना चौड़ा करके खड़े होने का मौका देता था, वरना फ्लैंडर और लियो एरलॉन्ग के बिना वह असल में कुछ भी नहीं था। तांग सान 5वां स्पिरिट स्किल ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्पीयर। मा होंग जुआंग 5वां स्पिरिट स्किल फीनिक्स म्यूटियोर शावर। फेंग शियोतियन 6ठा स्पिरिट स्किल टोर्नाडो स्टॉर्म। लगभग पलक झपकते ही सभी योद्धाओं ने अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल कर दिया। 30 से ज्यादा सोल सेंट के संयुक्त हमले और गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन के प्रहार के साथ ये सारे विनाशकारी हमले आखिरी और 9वीं गोल्डन थंडर के साथ सीधे पहाड़ की चोटी पर मौजूद चेन चांगफेंग की तरफ झपट्टे। अब देखता हूं तू कैसे बचता है कुत्ते। दाई मुबाई पागलों की तरह ठहाके मारकर हंस पड़ा। पिछले 3 महीनों का सारा गुस्सा और लाचारी आज इस एक पल में बाहर निकल आई थी। छठा स्पिरिट स्किल व्हाइट टाइगर डिस्ट्रक्शन किल्स। उसने अपने सारे गुस्से और नफरत को ताकत में बदल दिया। उसके पूरे शरीर से चमकीली सुनहरी रोशनी फूटी। हवा में कई बार अपनी जगह बदलते हुए उसकी सुनहरी रोशनी ने एक विशाल और खौफनाक पंजे का निशान बनाया जो सीधे चेन चांगफेंग पर जा गिरा। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ पर किसी टाइटल डॉलुओ का सबसे विनाशकारी हमला उतरा हो। स्टार और जंगल के आसपास के सारे आत्मा जानवर डर के मारे बदहवास होकर भागने लगे। धमाके और जमीनी झटकों से पूरी पहाड़ी कांप उठी, मानो पूरा पहाड़ ही समतल होने वाला था। जिस मुख्य चोटी पर चेन चांगफेंग खड़ा था वह इतने सारे घातक स्पिरिट स्किल्स के वार से पूरी तरह ढह गई। धुएं, धूल और मलबे का एक विशाल गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। इस स्तर के हमले से तो कोई सामान्य 1 लाख साल का आत्मा जानवर भी अगर जिंदा बच जाता तो उसकी खाल उधड़ जाती। फिर यह तो लगातार 9 बिजलियां झेल चुका चेन चांगफेंग था। यह सीधे सीधे उसकी लाचारी का फायदा उठाकर जान लेने की चाल थी। जब सभी को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है और भेड़िया राक्षस मारा गया, तभी अगले ही पल एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के होश उड़ा दिए। हजारों मीटर तक फैली धूसर धूल और मलबे के बीच अचानक एक हल्की सी नीली रोशनी की बिंदु चमकी, बिल्कुल एक नई शुरुआत की तरह। और वह नीली रोशनी पलक झपकते ही बहुत तेजी से फैलने लगी। मुझे लगा था कि तुम सबका यह संयुक्त हमला बहुत ताकतवर होगा, पर यह तो कुछ खास नहीं निकला। धूल और धुएं के गुब्बार के अंदर से चेन चांगफेंग की भारी और गहरी आवाज गूंजी, अल्टीमेट थंडर, थंडर डोमेन। चेन चांगफेंग के इस दहाड़ के साथ ही मलबे के अंदर कड़कती बिजली का भयानक धमाका हुआ। वह तैरती हुई धूल और गुब्बार ऐसे फट पड़े मानो कोई हवा से भरा गुब्बारा फूट गया हो। धमाका! एक लाल और नीले रंग की बिजली का घेरा अचानक चारों तरफ फैल गया। यह घेरा सीधे 3000 मीटर के दायरे में फैल गया। इस पूरे इलाके में तैर रही धूल और धुआं पूरी तरह से भाप बनकर उड़ गया। अब वहां की हवा पूरी तरह से बिजली के साम्राज्य में बदल चुकी थी। अनगिनत सुनहरी और नीली बिजलियां उस दायरे में तबाही मचा रही थीं। कुछ बिजलियां इतनी घनी थीं कि पानी तरल की तरह जम रही थीं और हवा में कई बॉल लाइटनिंग भी तैरने लगी थीं। यह कैसे मुमकिन है? वह जानवर इतने सारे हमलों को झेल गया? तांग सांड बुरी तरह चौंक गया। उसकी पर्पल डीमन आई ने सबसे पहले धुएं के गुब्बार के पार देखा। उसी पल बाकी सभी लोगों को भी एक खौफनाक खतरे का एहसास हुआ। सभी 30 से ज्यादा सोल सेंट ने बिना किसी देरी के एक साथ अपनी अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी सक्रिय कर ली। अनगिनत हैरान निगाहों के सामने वह 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा नीला हरा हेवनली वॉल्फ तबाही से बने उस गहरे गड्ढे से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। पेड़ के तने जितनी मोटी बिजली की लकीरें उसके पूरे शरीर पर तैर रही थीं। उसकी नीली हरी फर लोहे की सुइयों की तरह कड़क हो चुकी थी, जो कड़कती बिजली के साथ हवा में लहरा रही थी, मानो कोई आसमानी भेड़िया देवता खुद जमीन पर उतर आया हो। चेन चांगफेंग ने अपने भारी पंजों से जमीन पर वार किया। उसके शरीर से नीली लाल बिजलियां मकड़ी के जाले की तरह पूरे पहाड़ पर फैल गईं। पास खड़े सभी 30 से ज्यादा सोल सेंट को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे तोप के गोले की तरह उड़कर दूर जा गिरे। यह कितना खौफनाक है! वह जानवर 1 लाख साल की बिजली की आपदा को सफलता से पार कर गया। एक हवा के तत्व वाला भेड़िया बिजली के इतने विनाशकारी हमले कैसे कर सकता है? क्या यह कोई म्यूटेटेड आत्मा जानवर है? न सिर्फ तांगसान और दाई मुबाई दंग रह गए, बल्कि गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन के रूप में मौजूद मास्टर यू शियाओगांग, फ्लैंडर और लियो एरलॉन्ग के भी होश उड़ गए। उनकी संयुक्त ताकत और स्प्लिट ट्रू फॉर्म भी बिजली के इस एक झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। यह तो बहुत आसान था। सब कुछ बहुत ज्यादा आसानी से हो गया। तभी मास्टर यू शियाओगांग को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। इस बार का यह घेराव और हमला हद से ज्यादा आसान और सामान्य लग रहा था। हम बर्बाद हो गए। यह एक जाल था। यू शियाओगांग का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह पागलों की तरह चिल्लाया, शियाओ सान, मुबाई, तुम सब तुरंत भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो सोल सेंट अभी अभी बिजली के धक्के से उड़कर गिरे थे, उनके शरीरों के अंदर चेन चांगफेंग की कड़कती बिजली का असर पहले से मौजूद था। इसलिए चेन चांगफेंग को उन पर अलग से निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अभिमान से भरी आसमानी बिजलियां उन सभी योद्धाओं पर सीधे आ गिरीं। अगले ही पल दर्दनाक चीखों से पूरी पहाड़ी गूंज उठी।
1 लाख साल के आत्मा जानवर की यह बिजली की आपदा किसी टाइटल डोलुओ के सीधे हमले के बराबर थी। आम सोल सेंट के बस की बात नहीं थी कि वे इसका सामना कर पाते। तांगसान, दाई मुबाई और मास्टर यू शियाओगांग बेबस होकर देखते ही रह गए कि कैसे वे 30 से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा उस कड़कती बिजली के समंदर में समा गए और उनकी स्पिरिट ट्रू फॉर्म चकनाचूर हो गई। उन सभी के शरीर हवा में ही बिखर गए और राख बनकर हवा में उड़ गए। ये नजारा इतना खौफनाक था कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जानवर रुक जा, यू शियाओगांग गुस्से में चीख पड़ा। तू इतना बेदर्द और क्रूर कैसे हो सकता है? तेरी बहुत बुरी मौत होगी। चेन चांगफेंग ने भौहें सिकोड़ी और दूर खड़े यू शियाओगांग की तरफ देखा। उसने अपने हाथ में कड़कती बिजली की ताकत को उसके सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। देखते ही देखते बचे हुए डिफेंस सोल सेंट्स भी उस भयानक बिजली के तूफान में राख बनकर गायब हो गए। कब से भौंके जा रहा है? चेन चांगफेंग ने यू शियाओगांग को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा। तेरा यह दोगला चेहरा बिल्कुल तेरे इस चेले तांगसान जैसा ही है। ताकतवर कमजोर को मारता है, यही कुदरत का नियम है। जब तुम सब छुपकर मुझ पर हमला कर रहे थे और अपनी पूरी ताकत से मेरी जान लेने पर तुले थे, तब क्या तुम दयालु बन रहे थे? यूं शियाओगांग, तो अब बहुत भौंक लिया, अब तेरी बारी है। एक भयानक गूंज के साथ चेन चांगफेंग के शरीर से लाल रंग की अल्टीमेट थंडर की शक्ति उत्पन्न कर बाहर निकली। उसी पल सभी को लगा कि उनके सामने खड़ा चेन चांगफेंग अब धुंधला और अनसुलझा सा दिख रहा है। उसके शरीर के आसपास का आसमान और हवा हल्की सी मुड़ने और कांपने लगी थी। एक चमकदार खूनी लाल रोशनी और तबाही से भरी भयानक ताकत का दबाव सब पर हावी हो गया। चेन चांगफेंग ने अपनी दोनों बाहें हवा में फैला दी, सिर उठाया और उसके मुंह से एक गरजती हुई दहाड़ निकली। पलक झपकते ही उसके शरीर से निकली वह खूनी लाल रोशनी इतनी तेजी से फैली कि आंखें भी उसे न देख सकें। देखते ही देखते उसने पूरी पहाड़ी को अपने घेरे में ले लिया। आखिरकार अब अपनी ताकत दबाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार अब झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 लाख साल के आत्मा जानवर की असली प्राचीन और खौफनाक आभा इस पल पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। खूनी लाल रोशनी के चमकते ही कड़कती बिजलियों के साथ चेन चांगफेंग का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। वह ऊपर से गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन यू शियाओगांग और बाकी सभी को नीची नजरों से घूर रहा था। उसकी पूरी भेड़िया काया और उसके रोंगटे शुद्ध खूनी लाल रंग में रंग चुके थे। दुनिया को अपने कदमों में रौंदने वाला वह शाही और निडर अंदाज ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे स्टार डॉ जंगल का राजा बनकर सबको देख रहा हो। यह उसकी सबसे ताकतवर अवस्था थी, हाउलिंग मून हेवनली वॉल्फ। बिजली का यह खौफनाक दबाव इतना भयानक था कि हवा में तैरता गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन भी डर के मारे कांपने लगा। लगभग 10 मीटर चौड़ा खूनी लाल रोशनी का एक विशाल खंभा आसमान की ओर सीधा उठ गया। उसकी ताकत बादलों को चीरती हुई ऊपर निकल गई। इस अचानक हुए धमाके से पूरा स्टार डॉ जंगल थर्रा उठा और सूखे आसमान में बिन बादलों के भी भयानक बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आसमान में मंडराते बिजली के बादल पागलों की तरह उमड़ने घुमड़ने लगे और अचानक उनमें 3 रंगों की बिजलियां कौंधने लगीं, नीली, सुनहरी और खूनी लाल। पूरा बिजली का साया इन 3 रंगों में नहा गया। 3 कलर थंडर। यू शियाओगांग का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसके मुंह से अनजाने में चीख निकल गई। ये तो पौराणिक कहानियों वाली 3 कलर थंडर है। भले ही उसके दिल में अनजाना खौफ भर चुका था, लेकिन वह चुपचाप बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। चेन चांगफेंग की अल्टीमेट थंडर के खौफनाक दबाव का सामना करते हुए गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन ने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसने अपनी विशाल पूंछ को सूखी पत्तियों की तरह हवा में लहराया और सीधे चेन चांगफेंग और उसकी कड़कती बिजली के घेरे पर हमला कर दिया। धमाका! पानी के ड्रम जितनी मोटी वह विशाल अजगर पूंछ चेन चांगफेंग के चारों तरफ बनी बिजली की सुरक्षा दीवार से जा टकराई, लेकिन वह जादुई दीवार यू शियाओगांग की सोच के मुताबिक बिल्कुल नहीं टूटी। यू शियाओगांग को ऐसा लगा मानो उसकी पूंछ किसी विशाल पहाड़ से टकरा गई हो। गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन के शरीर से कान फाड़ देने वाली रगड़ की आवाज आई और चेन चांगफेंग की बिजली ने उसकी पूंछ पर चिंगारियों की बाढ़ ला दी। यू शियाओगांग की हालत बुरी हो गई, क्योंकि इस अल्टीमेट थंडर में 3 बेहद खतरनाक गुण समाये हुए थे: परम रोशनी, परम विनाश और बेकाबू तबाही। इन खौफनाक ताकतों ने गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन के शरीर के अंदर घुसकर तबाही मचाना शुरू कर दिया। बेहिसाब दर्द की वजह से गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन का विशाल शरीर हवा में कांपने लगा। भले ही वह भी बिजली की ताकत रखता था और दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर स्पिरिट माना जाता था, लेकिन चेन चांगफेंग की अल्टीमेट थंडर के सामने उसकी ताकत पूरी तरह दबकर रह गई थी। आखिरकार यह गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन सिर्फ एक बिगड़ा हुआ म्यूटेटेड रूप था, जो चेन चांगफेंग के असली अल्टीमेट थंडर का मुकाबला नहीं कर सकता था। पहला वार बेकार जाने पर गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन ने गुस्से में सिर उठाकर आसमान की तरफ दहाड़ लगाई। उसके सिर पर लगे दोनों सींगों से 2 सुनहरी बिजलियां निकलीं, जो हवा में आपस में जुड़कर एक हो गईं और सीधे चेन चांगफेंग के असली भेड़िया रूप की तरफ झपटीं। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। यूं शियाओगांग के पास सिर्फ इसी एक आखिरी हमले की ताकत बची थी और इस वार के बाद उसका अंत तय था। आसमान में बादलों का भयंकर चक्र पूरी तरह से तैयार हो चुका था। कड़कड़ाहट! एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ आसमान से सैकड़ों फीट लंबी और चक्की जितनी मोटी 3 रंगों की बिजली सीधे नीचे गिरी। उसमें पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाली खौफनाक ताकत भरी हुई थी, जो सीधे गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन पर आ गिरी। धमाका! एक खौफनाक आसमानी धमाके के साथ वह विशाल गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन उस 3 रंगों की बिजली के वार से बीच में से 2 टुकड़ों में चीर दिया गया और फिर हवा में ही उसके परखच्चे उड़ गए। चौंधिया देने वाली नीली, सुनहरी और लाल रोशनी ने
मास्टर यू शियाओगांग, लियू एरलोंग और फ्लैंडर की परछाइयों को पूरी तरह अपने अंदर निगल लिया और अभी वह बिजली की भयानक रोशनी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी। धमाका! आसमान से एक और 3 रंगों की बिजली आ गिरी, जो पिछली बिजली से भी कहीं ज्यादा मोटी और विनाशकारी थी। 3 रंगों की उस कड़कती रोशनी ने सैकड़ों मील में फैली पूरी पहाड़ी को अपने अंदर समेट लिया और उससे उठी भयंकर लहरें किसी सुनामी की तरह स्टार्ड और जंगल की सीमाओं तक फैल गईं। तांगसान भाग गया। गोल्डन सेक्रेट ड्रैगन का खात्मा करने के बाद चेन चांगफेंग ने जब दूर देखा तो वह हैरान रह गया। वह तांग सांड फिर से वास्ट सी हेवन श्राउड का इस्तेमाल करके अदृश्य हो चुका था। उसने अपने साथ दाई मुबाई, मां होंगजुआंग और फेंग शियोतियन को भी छुपा लिया था। खुद को हारता देखकर यह नीच अपने मास्टर को भी मरने के लिए छोड़कर भाग खड़ा हुआ। देखा जाए तो चेन चांगफेंग के पास भी इस वक्त वास्ट सी हेवन श्राउड का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन क्या सचमुच तांग सान मास्टर यू शियाओगांग को दिल से अपना पिता और शिक्षक मानता था? तांग सांड के दिल में मास्टर के लिए जो आदर था और मास्टर का तांग सांड के प्रति जो प्यार था, वह किसी बाप बेटे से कम नहीं था। लेकिन इस मौके पर तांग सांड की हरकतें उस रिश्ते से बिल्कुल उलट दिख रही थीं। पहाड़ी के एक कोने में वास्ट सी हेवन श्राउड की आड़ में छिपे तांग सांड और उसके साथियों के चेहरे डर के मारे हल्दी जैसे पीले पड़े हुए थे। वे आसमान में बिजली से नहाए उस वुल्फ किंग को खौफ से घूर रहे थे। वह भेड़िया राक्षस हद से ज्यादा ताकतवर है। फेंक शियोतियन ने घबराकर अपना थूक गटका। उसकी नसों की ताकत इतनी शुद्ध है कि मेरा ट्विन हेडेड विंड वॉल्फ स्पिरिट उसके सामने कांप रहा है। थर्ड ब्रदर तांग सान, जल्दी कोई रास्ता निकालो, हमारे तीनों मास्टर्स को बचाओ, मां होंगजुआंग ने तड़पते हुए कहा। नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, तांग सान ने अपने दांत भींचते हुए बेदर्दी से कहा। हम अभी बाहर निकले तो सिर्फ मास्टर्स के लिए मुसीबत बनेंगे। चिंता मत करो, मत भूलो कि डीन फ्लैंडर भी साथ में है। तांग सान की बात खत्म होते ही पहाड़ियों के मलबे में से एक काली रोशनी आसमान की तरफ उड़ी। वह अपनी स्प्रिट ट्रू फॉर्म में बदले हुए फ्लैंडर थे। उन्होंने अपनी रफ्तार को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचा दिया था और उत्तर दिशा की ओर भाग रहे थे। उसी पल एक ड्रैगन की भयानक दहाड़ गूंज उठी। आग का एक फायर ड्रैगन लियू एरलोंग भी हवा में उठा, जो बेहोश पड़े मास्टर यू शियाओगांग को अपनी पीठ पर लादे हुए फ्लैंडर की उल्टी दिशा में भाग रहा था। भागना चाहते हो, पर उड़ना तो मुझे भी आता है। चेन चांगफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से अल्टीमेट लाइट की एक अर्धचंद्राकार रोशनी निकली, जो सीधे भागते हुए फ्लैंडर की तरफ झपटी। बड़े भाई फ्लैंडर, लियू एरलोंग ने पीछे मुड़कर देखा और बेहात होकर चीख पड़ी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! फोर आइड उल्लू की पीठ पर एक खौफनाक धमाका हुआ। आसमान में खून और पंखों की बारिश होने लगी और फ्लैंडर का शरीर हवा में ही सीधे भाप बनकर गायब हो गया। चेन चांगफेंग ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसे एक ही वार में पूरी तरह तबाह कर दिया था। एक पल की भी डील देना खुद की समझदारी की तौहीन होती। फ्लैंडर का काम तमाम करने के बाद चैन चांगफेंग लियू एरलोंग के रेड ड्रैगन की तरफ मुड़ा और उसने तेजी से अपनी उंगली उसकी तरफ उठा दी। नीचे आ। चैन चांगफेंग के आदेश के साथ ही पेड़ के तने जितनी मोटी कई नीली हरी बिजलियां आसमान में अचानक कौंधी। अगले ही पल वे बिजलियां बिना किसी रहम के लियू एरलोंग के रेड ड्रैगन रूप पर आ गिरी। धमाका! एक दर्दनाक चीख के साथ लियू एरलोंग का रेड ड्रैगन रूप पूरी तरह बिखर गया और उसकी पीठ पर बेहोश पड़ा मास्टर यू शियाओगांग का शरीर तो बिजली की उस भीषण गर्मी में सीधे भाप बनकर उड़ गया। उसका एक तिनका भी बाकी नहीं बचा। लियू एरलोंग का खून से लथपथ शरीर आसमान से नीचे गिरा और पहाड़ के पत्थरों से जा टकराया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, तांग सांड के यह कहने के महज 3 सांसों के अंदर कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा, कि फ्लैंडर और मास्टर यू शियाओगांग दोनों पलक झपकते ही खत्म हो चुके थे। इतनी बेरहमी, इतनी फुर्ती और इतना खौफनाक हमला। यह भेड़िया राक्षस सचमुच एक बेइंतहा खतरनाक प्राचीन दानव था। अपने सामने खड़ी इस मुसीबत को खत्म करने के बाद चेन चांगफेंग ने तांग सांड और उसके साथियों को ढूंढने के लिए अपनी मानसिक ताकत को दूर दूर तक फैलाया। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने अपना विशाल रूप समेट लिया और वापस अपने 2.5 मीटर लंबे असली भेड़िया इंसानी रूप में आ गया। वह बेहोश पड़ी लियू एरलोंग के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चेन चांगफेंग के होठों पर एक शरारती और गहरी मुस्कान तैर गई। यह होती है असली परिपक्व महिला। उसकी शारीरिक बनावट बेहद सुंदर, आकर्षक और हर मायने में लाजवाब थी। खुद चलकर आई ऐसी खूबसूरत हसीना को जान से मार देना बेवकूफी होती और लियू एरलोंग जैसी महिला को देखकर ही लगता है कि वह निंग रोंगरोंग और बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा बेहतर मां बन सकती है। इसे वापस अपनी गुफा में ले जाना ही ठीक रहेगा। तभी अचानक चेन चांगफेंग को हवा में एक खतरे की आहट महसूस हुई। पश्चिम के आसमान से 2 रोशनी की लकीरें, एक नीली और एक काली, बड़ी तेजी से इस तरफ आ रही थीं। स्वॉर्ड डोलुओं और बोन डोलुओं को आते देख चेन चांगफेंग का दिल चौंका। वह वास्ट सी हेवन शराउड में छिपे तांग सांड को ढूंढकर हमेशा के लिए उसका सफाया करना चाहता था, लेकिन अब वक्त नहीं बचा था। चलो तांग सांड को कुछ दिन और कुत्ते की जिंदगी जीने देता हूं। अपनी गुफा में मौजूद शियाओवू का ख्याल आते ही चेन चांगफेंग के मन को एक अजीब सी तसल्ली मिली। कभी कभी जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा तड़प देने वाला होता है। तांग सांड, आज से तू उस तड़प का सामना करने के लिए तैयार हो जा। अब तू इस दुःस्वप्न का मजा लेने के लिए तैयार हो जा। ये सोचते हुए चेन चांगफेंग बिना एक पल गंवाए बेहोश लियू एरलोंग को बाहों में उठाए हवा में उड़ा और नीली रोशनी बनकर दूर आसमान में ओझल हो गया। उसके जाने के 1 मिनट से भी कम समय के अंदर स्वॉर्ड डोलुओ, चेन शिन और बोन दुलुओ गुरोंग देर से मौके पर पहुंचे। उनके साथ
टैंग सेक्ट के कई योद्धा और पहाड़ियों की जांच करने गई हुओ वू और श्वी बिंजर भी धमाकों से चौंक कर वापस लौट आए थे। उन दोनों को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था क्योंकि उधर की लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसमान और जमीन कांप उठे थे। जब उन्होंने पूरे पहाड़ी इलाके का यह भयानक और तबाह हुआ नजारा देखा तो सब दंग रह गए। यहां आखिर हुआ क्या था? चैन शिन सीनियर, गुलोंग सीनियर, आप दोनों आखिरकार आ गए। पहाड़ियों के मलबे से तांग सांड की आवाज आई। वास्ट सी हेवन श्राउड का पर्दा हटा और तांग सांड सामने आया। तांग सांड, स्वॉर्ड डोलुओ, चैन शिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यहां अभी क्या हुआ था? चेन शिन के सवाल पर तांग सांड, दाई मोबाई, माहोंग जुआंग और फेंग शियोतियन चारों के शरीर सुन्न पड़ गए। वे अपने मुंह खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आखिरकार लाल लाल आंखों के साथ तांग सांड ने उस भेड़िया राक्षस को घेरने की पूरी कहानी कह सुनाई। कैसे चेन चांगफेंग ने अपनी बिजली की आपदा को पार किया और कैसे उसने 30 से ज्यादा सोल सेंट को मौत के घाट उतार दिया। जैसे जैसे तांग सांड बताता गया, चेन शिन और गुलोंग के चेहरे का रंग उड़ता गया। जब उन्हें पता चला कि मास्टर यू शियाओगांग और डीन फ्लैंडर भी मारे जा चुके हैं, तो दोनों डॉलुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ और गहरा अविश्वास साफ दिख रहा था। तांग सेक्ट के योद्धाओं, हुओवू और शुई बिंगेर के चेहरे भी डर से पीले पड़ गए। इस सच को स्वीकार करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल था। डोलुओ महाद्वीप के इतिहास में आज तक कभी 1 लाख साल पुराना भेड़िया राक्षस देखने को नहीं मिला था, और वह भी हवा, बिजली और बर्फ जैसे तत्वों वाला म्यूटेटेड राक्षस। क्या बिजली की तबाही और सभी योद्धाओं के सामूहिक हमले के भारी दबाव की वजह से वह राक्षस मौके पर ही और ज्यादा भयानक रूप में उत्परिवर्तित हो गया था? चैन शिन सीनियर, गुलोंग सीनियर, तांग सांड ने आखिरकार उस भारी सन्नाटे और मातम को तोड़ा। उसकी आंखों में नफरत उफान मार रही थी। उस राक्षस ने मेरे गुरु को मारा है। इस दुनिया में उससे बदला लेने की आग मुझसे ज्यादा किसी के दिल में नहीं जल रही, लेकिन यह रोने या शोक मनाने का वक्त नहीं है। हमें तुरंत अपनी सारी ताकतों को एकजुट करना होगा और उस राक्षस की गुफा का पता लगाना होगा, वरना हम शियाओ वू को कभी वापस नहीं ढूंढ पाएंगे। और रोंगरोंग तथा बाकी लड़कियों को वहां जितना ज्यादा वक्त लगेगा, उनका खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। कुछ पलों बाद सभी का गुस्सा और घबराहट थोड़ी शांत हुई। तांग सांड की बात में दम था। यहां खड़े होकर सिर्फ गुस्सा करने से कोई हल नहीं निकलने वाला था। अब अपने जज्बातों पर काबू रखकर आगे का रास्ता तय करना था। लोगों को छुड़ाना भी था और बदला भी लेना था। शियाओ सान, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? दाई मुबाई के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। चेन चांगफेंग की ताकत उसकी सोच से बहुत आगे निकल चुकी थी। इस मिशन में स्टारलू साम्राज्य के 30 से ज्यादा सोल सेंट मारे जा चुके हैं। अब मेरे पास मदद के लिए ज्यादा ताकत नहीं बची है। नहीं, हमारे पास अभी भी ताकत है। तांग सांड ने खुद को शांत करने की कोशिश की और भारी आवाज में आगे की रणनीति बताई। मुझे एक बार स्टारडो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। थर्ड ब्रदर तांग सांड, मां होंगजुआंग ने चौंक कर देखा। हाँ, मुझे शियाओ वू को ढूंढने के लिए सोल बीस्ट्स की मदद लेनी होगी। तांग सांड ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। स्टारडो जंगल के केंद्र में रहने वाले टाइटन जायंट एप और स्काई एजोर बुल पाइथन बचपन से शियाओ वू के साथ बड़े हुए हैं। मुझे यकीन है कि वे शियाओ वू की ऑरा को महसूस कर सकते हैं। यह सब मेरी गलती है कि मैं शियाओ वू का ध्यान नहीं रख पाया। भले ही वहां जाने के लिए मुझे कोई भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मुझे जाना ही होगा। स्वॉर्ड डोलुओ, चेन शिन ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे और पुराने गु के साथ में जरूरत है? चैन शिन सीनियर, गुलोंग सीनियर, आप दोनों से गुजारिश है कि आप उस राक्षस की आभा का पता लगाते रहें। तांग सांड ने उनका प्रस्ताव मना कर दिया। फिर उसने पास खड़ी घबराई हुई हुओवू और शुई बिंगेर की तरफ देखकर कहा, मुझे शक है कि वह राक्षस उसी पहाड़ी इलाके में कहीं छिपा हो सकता है। आप दोनों कृपया इन दोनों सीनियर डॉलुओं को लेकर एक बार फिर उस पहाड़ी की तरफ जाएं, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। हुओवू और शुई बिंगेर ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिला दिया। तांग सांड ने फेंक शियोतियन से कहा, फेंक भाई, आपकी रफ्तार सबसे तेज है। आप तुरंत एकेडमी वापस जाएं और पॉइजन डॉलुओं को यहां बुलाकर लाएं। और बॉस दाई, तांग सांड ने दाई मुबाई की तरफ देखते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। स्टार लुओ साम्राज्य के गुप्तचरों और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके यह खबर हर तरफ फैला दीजिए कि स्टारडो जंगल में 1 लाख साल के एक आत्मा जानवर ने अभी अभी अपनी बिजली की आपदा पार की है और वह बहुत बुरी तरह घायल है। हमें उस राक्षस को बाहर निकालने के लिए और भी बड़ी ताकतों की जरूरत है। तुम्हारा मतलब? दाई मुबाई की आंखों में अचानक एक चमक आई, जैसे वह सब समझ गया हो। स्प्रिट हॉल, तुम उस भेड़िया राक्षस को स्प्रिट हॉल का शिकार बनाना चाहते हो? शिकार का दुश्मन ही हमारा दोस्त होता है, तांग सांड ने कहा। शियाओ सान, ये चाल बहुत खतरनाक है, पर क्या इसमें हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगा? दाई मुबाई ने पूछा। अब मैं खतरों के बारे में सोचने की हालत में नहीं हूं, तांग सांड ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब मुझसे एक पल भी और इंतजार न करते हुए जैसे ही उन्होंने देखा कि वुल्फ किंग चेन चांगफेंग सुरक्षित वापस लौट आया है, निंग रोंगरोंग, झू झूचिंग और बाई चेनशियांग तीनों एक साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। लेकिन जब उन्होंने उसके कंधे पर बेहोश पड़ी लियू एयरलॉन्ग को देखा तो वे सभी अपनी जगह पर सन्न रह गईं। क्या वुल्फ किंग सचमुच टीचर एयरलॉन्ग को वापस ले आया? क्या? एक अनहोनी का एहसास पल भर में उनके शरीर में दौड़ गया। अपनी विपत्ति पार करने के दौरान वुल्फ किंग का सामना श्रेक एकेडमी से हो गया था। तीनों लड़कियों की नजरअंदाज करते हुए चेन चांगफेंग ने लियू एयरलॉन्ग को सीधे गुफा में पटक दिया। अपनी एक्सट्रीम वुड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए चट्टान की दरारों से हाथ जितनी मोटी लताएं उगाईं, मानो उनके पास आंखें हों। उन्होंने लियू एयरलॉन्ग को कसकर लपेट लिया और गुफा की दीवार पर टांग दिया। इस पर नजर रखो, मैं कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा हूं, चेन चांगफेंग ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, वह रुक गया। एक पल सोचने के बाद तीनों लड़कियों की तरफ पीट किए ही उसने कहा,
ज्यादा भावुक मत होना, ध्यान रखो कहीं तुम्हारे प्रेगनेंसी पर बुरा असर ना पड़े। गलती से इंसानों के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, शायद अब हमें स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में शिफ्ट होना पड़े। इतना कहकर चेन चांगफेंग तेजी से गुफा से बाहर निकल गया। वुहुन पैलेस, मार्शल सोलेम पैलेस का पोप हॉल। बिबीडोंग चेहरे पर चिंता लिए अपने पत्थर के सिंहासन पर टिकी हुई थी। बिबीडोंग बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसका चमकदार सुनहरा लंबा परिधान सिर से पैर तक उस पर पूरी तरह झंच रहा था। गोरी त्वचा और लगभग परिपूर्ण सुंदरता उसे सबसे अलग बनाती थी। विशेष रूप से उसके भीतर से छलकती हुई अभिजात और पवित्र आभा देखकर किसी का भी सिर सम्मान में झुक जाता। हेवन डो पैलेस की विफलता ने वुहुन साम्राज्य स्थापित करने की उसकी योजना को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। इस समय बिबीडोंग सातों प्रमुख संप्रदायों, 7 ग्रेट सेक्ट्स के फिर से चयन को लेकर चिंतित थी। तभी वुहुन पैलेस की एक शाखा का कार्डिनल सूचना लेकर आया। महामहिम पोप, शाखा से खबर आई है कि स्टारडो महाजंगल में 1 लाख साल पुराने एक आत्मा जीव स्प्रिट बीस्ट के निशान देखे गए हैं। बीबी डोंग ने अपनी पलकें उठाईं और हॉल में खड़े कार्डिनल को देखा। लगता है हाल फिलहाल सिर्फ बुरी खबरें ही नहीं आ रही हैं। क्या 1 लाख साल पुराने स्प्रिट बीस्ट की खबर सच है? बिल्कुल सच है हुजूर, और वह जीव बुरी तरह घायल है। अफवाह है कि उसकी सांसें अब कुछ ही समय की मेहमान हैं, कार्डिनल ने ईमानदारी से रिपोर्ट दी। महामहिम पोप, एक और खबर है जो श्रेक एकेडमी के बारे में है। मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, बीबी डोंग ने कहा। कहो, कार्डिनल ने कहा। खबर मिली है कि श्रेक एकेडमी के तीनों प्रिंसिपल डीन स्टारडो महाजंगल में हादसे का शिकार हो गए हैं और उनमें से कोई भी नहीं बचा। क्या? बीबी डोंग चौंक कर खड़ी हो गई। उसकी प्रचंड आत्मा शक्ति, स्प्रिट पावर तेजी से बाहर निकली और जिस पत्थर के सिंहासन पर वह बैठी थी वह पल भर में धूल में बदल गया।